क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। एटी भैया कोई ऐसी वीडियो लेके आओ जिसमें कंप्लीट फिजिक्स हमें 2-2.5 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे के अंदर मिल जाए, यानी हम कम से कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए। तो एक ऐसी ही वीडियो तुम लोगों के सामने तुम्हारे एटी भैया लेके आ गए भाई, जिसके अंदर मैं कंप्लीट फिजिक्स यानी लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक वीडियो के अंदर देने वाला हूं तुम्हें कम से कम टाइम में, सो दैट तुम लोग, अरे होता है ना आजकल की भैया, पहले जमाने में भी होता था, आजकल भी होता है, बच्चे ना चीटिंग वो बना के ले जाते हैं पर्ची, है ना। तो तुम्हें तुम्हारी पर्ची मैं अभी दे दे रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में लेके जाने की जरूरत नहीं है भाई, फंस जाओ क्या फायदा। तुम्हें क्या करना है, उस पर्चियों को पहले ही पढ़ के जाना है, सो दैट एग्जाम में बिल्कुल तैयारी के साथ घुसो। और हाँ, एक बात बस तुम लोगों से बोलूंगा, अभी अपने ऊपर भरोसा पूरा रखना, मोटिवेशन के भरपूर रहना है तुम्हें, डिमोटिवेट नहीं होना। तुम्हें लग रहा होगा एंड टाइम में पढ़ के ऐसा हो जाएगा, हाँ हो सकता है, बट इस एक वीडियो में तुम्हारा एक भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होगा जो छोड़ूंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, डिटेल तक बताऊंगा। ये एक वीडियो तुम्हारे सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए काफी है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्या भैया, पूरी वीडियो, अच्छा ये पूरी सारे नोट्स में, ये पूरे जो नोट्स कराऊंगा ना, सारे के सारे एक ही वीडियो कहां मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम पर, इस बार कोड को स्कैन कर लेना, इस एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मेरा पर्सनल ग्रुप है, यहां पे तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करूं तो मैं लाइट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही तुम्हारा क्या आता है, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, टकरा के वापस आ गई भैया, या फिर कहीं सरफेस, अच्छा ये सरफेस पॉलिश्ड भी हो सकती है, अनपॉलिश्ड भी हो सकती है, ज्यादातर हम सिर्फ पॉलिश्ड सरफेस की बात करते हैं, पॉलिश मतलब स्मूथ सरफेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही रहा, रिफ्लेक्शन होता ही होता है, टकराएगी। अगर मान लो कोई ऐसी सरफेस है तो रिफ्लेक्शन तब भी होगा, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन तब भी होता है, बट हम बात सिर्फ स्मूथ सरफेस की करते हैं, इसलिए देखो यहां पे लिखा भी है पॉलिश्ड सरफेस। हमारे सिलेबस में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अच्छा, ये वाली वीडियो मुझे उनके लिए बनानी थी, मेरे उड़ान के जो प्यारे प्यारे छात्र हैं, जिनसे मैंने वादा किया था तुम लोगों की क्लास लेने आऊंगा, तो मैं कभी ना कभी तुम्हें रिवीजन कराना आऊंगा, तो ये उन लोगों के लिए भी है, ठीक है। भूला नहीं था मैं तुम लोगों को। और चाहे इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख रहा हो, ये सब उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने आप में कहीं ना कहीं अभी डिमोटिवेटेड है ना, कि हमें सारे कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं अब हम क्या करेंगे पेपर आने वाले, उन सब के लिए वीडियो है, ठीक है। चलो अब इसके बाद सबसे रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट आई, ठीक है भाई, ये रही, तो ये जो एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट चलेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं, पहला लो, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हमने नॉर्मल खींच दी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर होती है, एक ही पॉइंट पर। तो ये हमारा दूसरा लो, यहां लिखा हुआ है 1 2 3 इनको। इसके बाद अब आता है प्लेन मिरर। तीन तरह के मिरर, दो तरह के मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। अब देखो भैया, ये देखो रे देखो, मान लो ये तुम खड़े हो, सुंदर से बाल भा रहे हो, है ना, होता है ना शीशे में भाई, अगर घर में शीशा है ना तो निकलते पड़ते बाल जरूर सेट किए जाते हैं, मैं भी कर लेता हूं, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ए बी। प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, जितनी दूरी पर ये डिस्टेंस रखा है, लेट्स से एक्स, इमेज भी उतनी दूरी पर बनती है, ठीक भाई साहब, है ना। और जितनी साइज की है उतनी साइज की इमेज बनती है। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमेशा दो लाइट रेज काफी होती है, ड्रॉ कर दो दो लाइट रेज। एक तो ये रही, मान लो ये टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। एक ये ले लो, ये टकरा के इधर चली जाएगी, ऐसे ही होगा, हाँ ना बोलो, एंगल बराबर बनाती हुई। अब असलियत ये है कि एक लाइट रे तो ये जा रही है ना, एक लाइट रे तो ये जा रही और दूसरी ये जा रही, कभी आपस में मिल सकती है नहीं, पर इमेज तो बनती है। तो हमने इन दोनों को पीछे बढ़ा दिया, हमने इन दोनों को पीछे बढ़ा दिया, तो जहां ये रही इसको बोलते हैं भैया क्या, इमेज बन गई भाई साहब। एक और तरीके से दिखाता हूं तुम्हें, चलो ये एक और तरीके से सिखाते हैं तुम्हें, रुक जाओ, शांति ले लो, एक अलग से डायग्राम सिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, सुंदर सा खुद से बनाते हैं। ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट ओ ओ, ठीक है। एक लाइट रे भेजी सीधी, ये टकरा के चली जाएगी वापस, एक लाइट रे भेजी ऐसे, ये टकरा के जाएगी यहां से, ठीक है। दोनों को पीछे बढ़ा दो, जहां मीट करती है वहां बनती है इमेज। अब ये इमेज देखो जाए तो डॉट डॉट लाइन से बनी है, तो इमेज कहलाई वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की खास बात क्या है, एक तो ये स्क्रीन के बिहाइंड बनी, मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, याद रखोगे। लेकिन कोई इमेज ऑन द स्क्रीन बनती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है, जैसे तुम मूवी देखने जाते हो थिएटर में, स्क्रीन के ऊपर दिखती है तुम्हें, वो होती है तुम्हारी रियल इमेज, ठीक है, याद रखना भैया ये बात। इसके बाद आ जाओ, अब हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अच्छा प्लेन मिरर की और दो तीन खास बातें बताता हूं, चलो तुम्हें ध्यान रखना। सेम साइज की इमेज बनती है, ये याद रखोगे, इमेज वर्चुअल बन रही है, ये याद रखोगे, सेम साइज की बन रही है, सेम डिस्टेंस पर बन रही है और वर्चुअल बन रही है। तीन बातें याद रखनी है, तीनों तुम्हारे काम आने वाली आगे के टॉपिक में। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मुझे बीच में पानी पीना पड़ेगा भाई, मेरा गला, मेरी वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है,
इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरी आवाज भी बदली बदली लग रही होगी ना, जो बच्चे मुझे पहले भी जानते हैं, मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हें पता होगा। ठीक है, अब आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं भैया? अरे एक स्फेयर लिया हमने, एक स्फेयर था हमारे पास। क्या था? एक स्फेयर। स्फेयर कांच का खाली, ऐसे मानो फुटबॉल है ग्लास की, ग्लास की फुटबॉल, कांच की फुटबॉल है, अंदर से खाली है। मैंने उसे क्या किया, उस फुटबॉल को यहां से काट दिया, देख रहे हो ये फुटबॉल है, काट दिया, और इसके अंदर पेंट कर दिया, अंदर कर दिया पेंट। ठीक है, अंदर कर दिया पेंट। अगर खाली ग्लास होगा तो कांच होगा, आर पार देख पाओगे, मैंने कर दिया अंदर पेंट। अब देखो ये ऐसा है कुछ, यहां पेंट है और यहां से मैं देख पा रहा हूं। चम्मच को, घर में चम्मच लेना, उल्टी तरफ से देखना उसे, ठीक है, बिल्कुल वही है। तो ये रहा, इसको हमने नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम दिया? कॉन्वेक्स मिरर। याद रखोगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब नोटिस करो, घर में कोई ऐसी दीवार है, एक दीवार है ऐसी, एक दीवार उल्टी है। अगर तुम बॉल यहां फेंकोगे डूम, तो बॉल दूर चली जाएगी। लेकिन दीवार अगर ऐसी होती तो बॉल यहां मारते तो बॉल यहां थी। ये तो कॉमन सेंस भी है। केव की तरह, देखो केव की तरह, एक बार तुमने फिर यहां से काटा और बाहर पेंट कर दिया। अब तुम यहां लाइट फेंकोगे तो ऐसा होगी, कन्वर्ज हो रही है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, यानी कॉनकेव मिरर। ठीक, गुफा की तरह, इसलिए केव से याद रख लेना। ठीक है, ये कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ये लाइट को फैला रहा है दूर। ये कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर। ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब ये जो मिरर है दोनों के स्फेयर के पार्ट थे, उस स्फेयर का कोई सेंटर था, उस स्फेयर का कोई सेंटर था, उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे मान लो यहां आएगा कहीं, लेट्स से यहां। इसके बारे में भी आगे बताते हैं भाई। ठीक है, अब यहां पे इसके बारे में कुछ खास बात है। ये मिरर है तुम्हारा, एक मिरर एग्जांपल लेके, ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने अपने रेफरेंस के लिए बना दी। ठीक है, यहां कहीं सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये किसका पार्ट है? उस स्फेयर का। ये मिरर का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ये पोल किसका पार्ट है? मिरर का। ये छोटी बात है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर इसको बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है फोकस। फोकस एक पॉइंट है, तुम लाइट कहीं भी भेजो, यहां भेज दी, यहां भेज दी, कहीं भी भेज दो, यहां भेज दी, हर बार लाइट टकरा के ना इसी पॉइंट से जाती है। मतलब इसी पॉइंट पर फोकस हो रही है लाइट, इसलिए इस पॉइंट का नाम रख दिया फोकस। और ये वाली जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। याद रखना, फोकस जस्ट डबल होता है किसके? इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ ना बोलो, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एग्जैक्टली डबल होता है फोकल लेंथ की। ये छोटू मोटू से पॉइंट भैया याद रखना। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बता दिया। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी। ये पोल और कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। आ जाओ भैया आगे। इसके बाद रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं। रे डायग्राम्स बनाने से पहले तुम्हें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? रूल्स। रूल्स क्या होते हैं भाई? देखो, ये रहा मिरर, कौन के मिरर ले लेते हैं, ये फोकस, ये कर्वेचर। कभी भी लाइट अगर तुम पैरेलल भेजोगे सीधी, ये लाइट हमेशा कहां से जाएगी? फोकस से। याद रखोगे बात, पहला रूल। दूसरा, लाइट को कभी भी तुम कहां से भेजोगे? फोकस से, तो लाइट हमेशा जाएगी पैरेलल। दूसरा रूल याद रखोगे। तीसरा रूल क्या है? 4 रूल बता रहा हूं तुम्हें ना, 4 रूल, सी और एफ। कभी भी लाइट को तुम भेजोगे कर्वेचर से, सी पॉइंट से, तो लाइट सीधी वापस चली जाती है मेरे भाई, सीधी। लास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी लाइट को तुम भेजोगे इस पॉइंट पर, बराबर एंगल बनाती चली जाएगी। फोर्थ रूल, क्यों बराबर एंगल बनाती? अरे प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट, ये छोटे से पार्ट को प्लेन मिरर मान लो ना, ऐसा देखो। 4 रूल है, इन 4 रूल में से कोई से भी 2 यूज करो और रे डायग्राम्स बन जाएंगे। जैसे पहले रे डायग्राम की बात करूं, ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड कर्वेचर। कहां? बियॉन्ड कर्वेचर रखा था। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे। कहां रखा था? बियॉन्ड कर्वेचर। कभी भी ऐसा होगा तो देखो, एक लाइट भेजी पैरेलल, कहां से गई? फोकस से। दूसरी भेजी कर्वेचर से, वापस चली गई, यहां मिल गई। कहां बनी इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। एक चीज नोटिस करो, इमेज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बताओ क्या खास बात है? उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। खास बात याद रहेंगे भैया। इसके बाद अगले आओ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया, कर्वेचर पे ले आए, लाइट भेजी पैरेलल, गई फोकस से, लाइट भेजी फोकस से, आई पैरेलल, इमेज एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर बन गई। कहां बन गई? सेम पॉइंट पर। नोटिस करो, जब तुम ऑब्जेक्ट पीछे था, बड़ा था ऑब्जेक्ट, इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट को आगे लाए, साइज बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे, इमेज का साइज बढ़ रहा है। यहां देखो छोटा था इमेज का, देखो थोड़ा सा पीछे ला, इमेज थोड़ी बड़ी होगी, नोटिस कर रहे हो? यही कहां बनी? एट सेम पॉइंट।
एट सेम पोजीशन बन गई इमेज। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? एट सी। ठीक है, कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो सेम बात है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ठीक है, सेम साइज की बनी, याद रखोगे भैया। चलो, रियल क्यों बन रही है? रियल लाइट रेज मिल रही है, तुमने नोटिस किया। आगे आओ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके गए, बिटवीन सी एंड एफ, यहां लेके गए, लाइट भेजी पैरेलल, आ गई फोकस से। ठीक है, लाइट भेजी फोकस से, आ गई पैरेलल। ये दो ही काफी थे वैसे रूल, इन्होंने एक तीसरे रूल से भी बना दिया। लाइट भेजी कर्वेचर से, वापस चली गई। तो तीसरे रूल से तुम यूज करो मत करो, दो ही रूल काफी है। तुम नोटिस करोगे इस वाले केस को देखो, ऑब्जेक्ट पीछे था, इमेज बीच में, ऑब्जेक्ट बीच में, इमेज पीछे। उल्टा, यहां ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी, यहां ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी। इमेज कैसी बन रही है? इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड का मतलब बड़ी, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। सही मेरे भाई। और बताओ, बियॉन्ड सी। ए भैया हो गया, देख लो, हो गया रे, हो गया। चलो आगे आओ, फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ थी और आगे लेके गए, फोकस पे ले आए, फोकस पे लाए, पैरेलल लाइट रह गई, पीछे चली गई, है ना। अब देखो दो तरीके, या तो यहां से बनाओ, एक लाइट रे यहां से भेजी, कर्वेचर पे भेजी, सीधी चली गई, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका होता है एफ सी। ऑब्जेक्ट ये रहा, बहुत ध्यान से देखना, लाइट रे भेजी पैरेलल, कहां जाएगी? फोकस से। लाइट रे को यहां से भेज दो, बराबर एंगल बनाती है, सीधी चली जाती है। तुम देख रहे हो लाइट लगभग पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती, लगभग होती है पैरेलल। याद रखने बात, इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। कहां बनती है इमेज? इन्फिनिटी। कैसी ही बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी। देख रहे हो यहां से कितनी दूर, कितनी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड। ये बात याद रखना भाई साहब। इसके बाद हो रहा हूं, अब हमने चार कर लिया ना। अब यहां फोकस पर ऑब्जेक्ट था, इमेज इन्फिनिटी पर, उल्टा कर दो, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो यहां से आई पैरेलल, इन्फिनिटी से आती है पैरेलल लाइट है, ये पैरेलल दोनों आके मिली फोकस पर। इमेज कहां बनी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, पॉइंट साइज बनी, रियल बनेगी, ध्यान रखना। लेकिन अब तुम कहोगे एटीवी आपने एक तो करा ही नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका अलग से करा रहा हूं, इसलिए अलग से पेज रखा है। इसको मैं बोलता हूं एक्सेप्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? ये तब का केस है, ये रहा मिरर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। बनाना भी सिखाऊंगा साथ में, सब लोग मेरे साथ करेंगे। फोकस, कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा इस बार। ये वो केस है, शेविंग मिरर यूज करा है। शेविंग तुम क्यों करोगे अभी? करते हो, चलो ठीक है। शेविंग मिरर घर में पापा ने यूज किया हो, या फिर मेकअप के लिए मम्मियां लड़कियां यूज करती है, एक मिरर होता है, उसमें क्या करते हैं, या फिर डेंटिस्ट यूज करता है हमारे दांत के छोटे से कीड़े को बड़ा देखने के लिए। ये तब का केस है जब छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना चाहते हो, सीधा देखना चाहते हैं। ध्यान सुनना, बड़ा और सीधा। ऑब्जेक्ट रखा है यहां, ठीक है, मैंने भेजी लाइट पैरेलल, फोकस से चली गई, पहला केस। दूसरा, मैंने लाइट भेजी देखो इस पॉइंट से, सेम एंगल बनाती जाएगी। तुम नोटिस करो, क्या कभी ये लाइट रेज मिल सकती? नहीं मिलती। तो इसलिए हम बिल्कुल प्लेन मिरर वाला केस हो गया, पीछे बढ़ा देंगे दोनों को। इमेज बन गई, ये रही भैया, देखो इमेज। इमेज कैसी बन रही है? सबसे खास बात, इमेज बनी इनलार्ज्ड। क्या डॉट लाइन नहीं है, मतलब वर्चुअल, है ना। बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है, बिहाइंड द मिरर बोल दो। तो एक खास बात है, प्लेन मिरर की जो वर्चुअल इमेज बनती थी वो सेम साइज की बनती थी। अभी मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगा, उसमें भी वर्चुअल इमेज बनेगी, पर उसमें छोटी साइज की बनेगी। कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जो इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बना सकता है, बड़ी और वर्चुअल दोनों एक साथ। और कोई मिरर नहीं बना सकता, बड़ी भी और वर्चुअल भी, और कोई मिरर नहीं बना सकता। समझ रहे हो? ठीक है, चल ये बात क्लियर हुई। आ जाओ भाई, कॉन्वेक्स मिरर पाओ। इसके दो ही रूल है बस। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं भी है, जैसे तुम्हारी कार, साइकिल, बाइक के पीछे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पीछे कार, बाइक, ट्रक आ रहे हैं, वो तुम्हें छोटे छोटे से दिखते हैं ना मिरर में। ये रहा ऑब्जेक्ट, कार, बस, ट्रक, कुछ भी हो सकता है। लाइट रे भेजी पैरेलल, अब ये फैल जाएगी, ये जाना चाहेगी फोकस से, पर ये पीछे फैल जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। दूसरी, ये हमने भेजी यहां से, जाना चाहेगी कर्वेचर से, पर क्या पीछे फैल जाएगी। अब देखो ये कभी नहीं मिल सकती आपस में, तो हमने पीछे बढ़ाया, यहां बन गया फोकस पर, फोकस और इसके बीच में इमेज छोटी।
कैसी बनी? डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनी, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, ध्यान रखना, डिमिनिश्ड बनी, छोटी बनी, वर्चुअल इमेज बनी, बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है। कॉन्वेक्स भी वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज ही बनाता है, बल्कि कॉनकेव दोनों बनाता है, वर्चुअल और रियल। प्लेन मिरर सिर्फ वर्चुअल, कॉन्वेक्स सिर्फ वर्चुअल, कॉनकेव दोनों बनाता है, वर्चुअल और रियल, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है बड़ी, और कहीं नहीं बन सकती, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। पैरेलल लाइट रेज आई, फोकस से जाना चाहेंगी पर चली जाएंगी, फैल जाएंगी, बढ़ा के देखा इमेज बन गई फोकस पर, एट फोकस, ठीक है। 1 2 3 इनको। अब आ जाए यूजेस क्या। सबसे पहले डेंटिस्ट यूज करता है कैविटी देखने के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट को कैविटी को सीधा देखना, उल्टा नहीं देखना, सीधा और बड़ी देखनी है, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं इसलिए। टॉर्चेस का रिफ्लेक्टर, और टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर, बल्ब ऐसी जगह रखते हैं हम। अब देखना ध्यान से, ये कॉनकेव मिरर है, अगर बल्ब में फोकस पर रख दूं तो लाइट जब फोकस से जाएंगी तो इन्फिनिटी पर जाती है, तो दूर तक फैल जाती है, इसलिए टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर की तरह। शेविंग मिरर में आदमी अपनी गाल को सीधा देखना चाहता है, शेविंग मिरर में बड़ा और सीधा, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? पीछे वो होते हैं ना, अरे ये वाले मिरर होते हैं भाई, साइड व्यू मिरर होता है, पीछे का देखना चाहते हो तुम, हाँ, उसके लिए तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर यूज हो गया। चलो आ जाओ भाई। इसके बाद साइन कन्वेंशन क्या है? मिरर फॉर्मूला आने वाला, तो साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। बच्चे साइन कन्वेंशन में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत करते हैं। कार्टेशियन प्लेन पता है तुम्हें? एक्स आई वाई एक्सिस, ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, हाँ ना बोलो। ये एक्स डैश नेगेटिव, ये वाई डैश नेगेटिव। मान लो तुम्हारा मिरर ये रखा है यहां, मिरर कहां रखा है? यहां मान लो, ठीक है। अब जितनी चीज तुम्हारी इधर, वो सब नेगेटिव, स्पेशली ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको हमेशा नेगेटिव मान लेना। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है वो नेगेटिव साइड है। क्या पता मिरर उल्टा ऐसे ना रख के किसी ने ऐसा रख दिया हो, ये भी तो हो सकता है कि मिरर ऐसे रखा हो, ये भी तो हो सकता है मिरर ऐसे रख दिया हो, यहां देखो। तो अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बन जाएगी, ध्यान रखना। यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है वो नेगेटिव साइड मान लेनी है। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, चलो इस पाओ, इस वाले डायग्राम में हो, क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये नेगेटिव साइड है ना? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डायग्राम बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, काहे दिक्कत ले रहे हो। देखो ये रखा ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू। यू हमेशा नेगेटिव, याद रखोगे, ठीक है। यू, ये क्या लिख दिया भाई, ये क्यों लिखा है? यू हमेशा नेगेटिव। इसको किसी कलर से वो कर देते हैं भाई। ये क्या है? इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? हाइट। ये हाइट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से देखो, पॉजिटिव है ना। इमेज कहां बनेगी इसकी? क्या इमेज बनेगी यहां? हाँ ना बोलो, क्या इमेज बनेगी यहां? इमेज उल्टी बनी है, तो इमेज को हम लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज होगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी? नीचे बन रही है मतलब नेगेटिव वाई से। तुम्हें कार्टेशियन प्लेन दिमाग में रखना बस, और कुछ नहीं, और बाकी सोचना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। देख लो अब इसके बाद फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ ये भी इधर ही है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। एक और पेज पे बता देता हूं पूरा, जल्दी से देखो। मान लो ये मिरर है तुम्हारा, ये रहा फोकल लेंथ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा है यहां तो इमेज बनती है यहां बीच में, पता है सबको। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, सही बात। इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, सही बात, दोनों सेम डायरेक्शन में। फोकल लेंथ भी इधर ही है, ये भी नेगेटिव, ठीक है। और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ये बात याद रखोगे। मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, इमेज यहां बनेगी, इस बार इमेज पॉजिटिव, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोकल लेंथ भी इधर, क्या फोकल लेंथ भी पॉजिटिव? हाँ ना बोलो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है, ठीक है। याद रखोगे, हाँ ना बोल दो। तो इससे एक बात क्लियर हुई, तुम देख रहे हो कॉनकेव मिरर की हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा, ये दो बातें फिक्स है। यू ऑलवेज नेगेटिव, एफ नेगेटिव ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर एफ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहां से आता फिर तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, एक है तुम्हारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसके बाद m इक्वल्स टू ये होता है मैग्निफिकेशन माइनस v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सुनना मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा और कितना छोटा बन रहा है, ये बताता है ना। दो बातें याद रखना, मैग्निफिकेशन अगर कभी भी पॉजिटिव आता है समझ जाना वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मैग्निफिकेशन कभी भी नेगेटिव आ रहा है समझ जाना रियल और इन्वर्टेड, रियल भी और उल्टे भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रहा है समझ जाना सेम साइज की बात हो रही है। सोचो ना दोनों सेम होंगे तो 1 आ जाएगा ना मैग्निफिकेशन।
अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1 है, सेम साइज हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन तुम्हारा छोटा है 1 से, स्मॉलर साइज हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन तुम्हारा बड़ा है 1 से तो लार्ज साइज हो गया इमेज का। याद रखना ये बात, ये इमेज के बारे में बात हो रही है। तुम बोलोगे एटी भैया +2 तो 1 से बड़ा है, मतलब ये लार्ज साइज है, हाँ है। पॉजिटिव क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता। अच्छा एक बताओ, -2 बताओ ये क्या होगा, लार्ज साइज या स्मॉल साइज? बच्चा, हर बच्चा कमेंट में बताना आंसर, ये लार्ज साइज है स्मॉल साइज है? बताओ क्या है, ये लार्ज साइज है। तुम बोलोगे तो 1 से छोटा है। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं बताता बड़ा छोटा, नेगेटिव पॉजिटिव बताता रियल वर्चुअल। ये नेगेटिव बताएगा रियल और ये 2 बताएगा लार्ज इमेज। ये बात याद रखोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताएगा, ध्यान रखना ये बात। बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन आ गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, मीडियम लेते हैं हम अलग अलग तरह के, रेयर डेंसर। फॉर एग्जांपल यहां पर एयर और वाटर ले लिया, यहां पर वाटर और ग्लास ले लिया, ठीक है। तुम्हें खुद पता है किसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, एयर और वाटर में वाटर के। तो वाटर को हम यहां बोल देंगे डेंसर मीडियम और इसको बोल देंगे रेयरर मीडियम। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से, ये नॉर्मल है ना, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेयरर से डेंसर में जाएगी, छोटा एंगल बनाती हो जाती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बनाती, छोटा एंगल बनाती है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब मुझे बताओ वाटर तो डेंसर है, क्या वाटर यहां भी डेंसर है? नहीं। कंपेयर करो इन दोनों में, ग्लास यहां पर ज्यादा डेंसर है, तो ग्लास डेंसर हो गया यहां पर, और ये हो गया रेयरर। ये फिक्स नहीं है रेयरर डेंसर, कंपेयर करते हैं। लाइट आई फिर से, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट चलेगी, छोटा एंगल बनाती हुई। ये बात याद रखोगे भैया, हाँ ना बोलो। अब इसमें एक बात सोचो, छोटी सी बात, अरे यार ये तो गड़बड़, छोटी सी बात सोचो। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं डेंसर से रेयरर ले आऊं, क्या करूं मैं, डेंसर से रेयरर ले आऊं। इस बार मैं ग्लास से एयर में ला रहा हूं, ठीक है। लाइट आई ग्लास से एयर में, ये रहा ग्लास से लाइट आई, उल्टा हो रहा है इस बार, ध्यान रखना। आई बड़ा एंगल बनाती जाएगी, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। ये बात क्लियर, हाँ ना बोलो। चलो इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला एक लॉ तो सिंपल है, तुम्हारी इंसिडेंट रे, तुम्हारी नॉर्मल और तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टेड, ये तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन में होती है, एक ही प्लेन में। पहला लो ये। दूसरा, अब एक बात बताओ, जब लाइट आई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका साइन थीटा निकाल सकते हो तुम, साइन आई अपॉन साइन आर निकाल सकते हो। इक्वल में कुछ आएगा, ठीक है। सेम मीडियम में लाइट को इस बार यहां से भेज दो तो लाइट अलग एंगल से जाएगी, फिर आई और आर आएंगे, फिर साइन थीटा निकालना दोनों का। तो पाया ये गया, जब भी तुम साइन आई अपॉन साइन आर निकाल रहे हो वो हर बार कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट, अलग अलग एंगल के लिए। पहले I1 और R1 पे निकाला तो मान लो x वैल्यू आई, फिर I2 और R2 पे निकाला तो वैल्यू x आई। पर ये मत ध्यान रखना, चेंज मत कर देना मीडियम, सेम मीडियम है, लाइट के बार बार एंगल चेंज कर रहे हो तो हर बार साइन थीटा दोनों का कांस्टेंट आ रहा है। तो इससे पता चला, ये किसने दिया, स्नेल साहब ने। उन्होंने बोला कि साइन आई अपॉन साइन आर फॉर ए गिवन मीडियम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बाद में जाके पता चला इस कांस्टेंट के बारे में, अभी बताएंगे। 1 2 3 एंड गो। इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, यहीं से पता चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का मेजरमेंट है, स्कूल की नोटबुक में होता है ना, स्टार्टिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती लिखी होती, कहां लिखी हुई है, कहीं लिखी होती स्टार्ट, अरे ये भैया ये लिखी जैसे मैंने ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या बताती है, वो बताती है कि लाइट के बारे में नापतोल करती है। मतलब लाइट जब मान लो पानी से गई तेल में, या पानी से गई ग्लास में, या पानी से गई डायमंड में, या हवा से गई तुम्हारे शरीर में, या हवा से गई तेल के अंदर, तो लाइट जब भी रास्ता चेंज करती है ना, रिफ्रैक्शन है ही क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट बेंड हो जाती है किसी एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाने में, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, या फिर लाइट की स्पीड में जो चेंज आता है, जब लाइट हवा से ग्लास के अंदर जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसको भी रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, या तो बोल दो पानी पी लो, है ना, तो दो तरीके से डिफाइन किया जाता है रिफ्लेक्शन को। तो यानी लाइट के अंदर दो चीज हो रही है, एक तो लाइट बेंड हो रही है और लाइट की स्पीड कम ज्यादा हो रही है ना। तो लाइट की स्पीड कितनी कम ज्यादा हुई, लाइट कितनी कम या ज्यादा बेंड हुई, इस मेजरमेंट को हम किसके थ्रू बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू।
इसका फॉर्मूला है, मान लो लाइट आई, लाइट की स्पीड लेट्स से एयर, चलो ये हम एयर और ये मान लो वाटर, ठीक है। लाइट आई, यहां लाइट की स्पीड को मैं ले रहा हूं सी यानी 3 × 10⁸। एग्जैक्ट सी नहीं होती, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸। पर एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड में बहुत मामूली सा फर्क है, इसलिए एयर के अंदर भी हम सी ले लेते हैं। लाइट गई कहां, वाटर में, यहां मैंने स्पीड बोल दी वी, तो लाइट की स्पीड पहले कितनी थी डिवाइडेड बाय बाद में कितनी हुई, इसी को बोल देते हैं हम क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C/V। अब दूसरे केस में मान लो लाइट केरोसिन से वाटर में जा रही है, केरोसिन में मैंने बोल दी वेलोसिटी V1, वाटर में बोल दी V2, तो जहां पहली स्पीड थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, पहली स्पीड अपॉन दूसरी स्पीड। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसका है, यहां पे तो दो चीजें ना, केरोसिन भी वाटर भी, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, जहां लाइट फाइनली गई। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बारे में बता रहा है कि लाइट वाटर में जाते कितने टाइम्स कम ज्यादा बेंड होगी, कितनी कम ज्यादा स्पीड होगी, किस ये वैल्यू किसकी बता रही है कि वाटर में जाने पे कितनी कम ज्यादा हुई। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वाटर का, जिसका समझ रहे हो V1/V2 मतलब 2 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना ये वाली बात बहुत सिंपल सी। अब यहीं पे एक और फॉर्मूला आएगा, चलो पहले लिख लो। अब देखो जैसे मान लो लाइट एयर से गई वाटर में, फिर एयर से गई डायमंड में, फिर वाटर से गई डायमंड में। जब भी लाइट एयर से जाती है कहीं और, एयर से वाटर, एयर से डायमंड, एयर से केरोसिन, एयर से सरसों का तेल, एयर से तुम्हारी दिमाग में, कहीं भी एयर अगर स्टार्टिंग में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है ये C/V1, C/V2, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको नाम दिया एब्सोल्यूट। क्या नाम दिया, कहीं लिखा हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी स्टार्टिंग वाला मीडियम एयर होगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जहां लाइट फाइनली गई, कहां गई, वाटर में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर C/V1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। लेकिन अगर ऐसा कर दूं मैं, लाइट को वाटर से डायमंड में भेज रहा हूं, वाटर से डायमंड, वाटर से डायमंड, जहां लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालूंगा मैं, डायमंड का। फॉर्मूला क्या होगा देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं V1/V2, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आएगा V1/V2, हाँ ना बोलो, V1/V2 आएगा। क्लियर ये वाली बात। इसको हमने नाम दिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखोगे, ठीक है। अब एक और चीज, एक नया फॉर्मूला हो रहा है यहां पे, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ढूंढना है, तो सुनना, ऊपर लिखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ये भी किसका आएगा, डायमंड का। एक और फॉर्मूला, तो बेसिकली यहां पे एक फॉर्मूला की चेन बन गई, N = C/V, N = V1/V2, N = स्नेल्स लॉ जो था ना वो भी यहीं से, वो जो कांस्टेंट था एक्चुअल में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था, sin I / sin R, N = N2/N1। देखो स्टार्टिंग में लाइट एंगल I बनाती है, बाहर जाते हुए R बनाती है, यही हुआ। तो देखो स्टार्टिंग में V1 होती है स्पीड, फिर V2 होती है, तो V1/V2 शुरुआत में C होती है फिर V होती है, सब चीजें वही आ रही हैं जो शुरुआत वाली है, सिर्फ यहां पे 2/1, यहां उल्टा हो रहा है। अगर तुम्हें कभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो N2 और इसका दिया हो N1 और लाइट यहां से यहां जा रही है, तो फॉर्मूले में N2/N1 लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटी सी बातें मगर मोटी बातें। आ जाओ इसके बाद, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने तुम्हें ना, ये ऑलरेडी बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद TIR कब होता है, TIR एक फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, जब लाइट कभी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, कहां, डेंसर से रेयर, ध्यान रखना, उल्टा हो रहा है इस बार, देखो कैसे हो रहा है बताता हूं। ये मान लो रेयरर और ये मान लो डेंसर। मान लो लाइट आई, बाहर जाते हुए लाइट क्या करेगी, डेंसर रेयर में बड़ा एंगल बनाएगी, ये बना दी, ठीक है। तुमने क्या किया, इस एंगल को और बढ़ा दिया, चलो बढ़ा देते हैं, तो यहां पे और एंगल बढ़ जाएगा। तुमने क्या किया, इस एंगल को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्या एक टाइम आएगा जब लाइट बिल्कुल यहां से परपेंडिकुलर चली जाएगी ऐसे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गया, 90 डिग्री। इस सिचुएशन में जो ये वाला एंगल था इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। दोबारा सुनो, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, क्या N = होगा sin I मतलब IC क्रिटिकल एंगल अपॉन sin R यानी sin 90 डिग्री। बोलो भाई, ए बोलो, पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसका, जहां लाइट फाइनली जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, ध्यान रखने की बात। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, रेयरर मीडियम का, ये बस याद रखना।
एन किसका, रेयर मीडियम, इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है ना। डेंसर का तुम्हें नहीं पता। अब ज्यादातर हम एयर रेयर को एयर ले लेते हैं, यानी n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। ये तुम्हें ढूंढना है n2, तो n होता है n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से, लाइट यहां से गई साइन क्रिटिकल एंगल IC अपॉन साइन 90 डिग्री R, ये तो हो गया 1। ये कितना n2 कितना है, अरे भैया लाइट कहां गई है भैया, ये लाइट गई यहां पे ना, तो इसको n2 लेंगे। लाइट गई यहां है, इसको n2, इसको n1, n1 तुम्हें n मान लो है ना, देख लो भाई। तो ये हो गया तुम्हारा 1, तो n तुम्हारा कितना आया, n तुम्हारा आया 1 अपॉन n इक्वल्स टू साइन IC। बस यही लिखा है यहाँ पे, यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, देख लेना भैया। ये तुम्हारा था TIR। अगर एंगल इस क्रिटिकल एंगल से हल्का सा भी बड़ा हो गया तो हो जाता है TIR, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मजा में, चलो आगे आ जाओ, 1 2 3 एंड गो। स्फेरिकल लेंसेज पे आ जाओ। लेंसेज भाई, अब तुमने क्या किया, दो ऐसे पार्ट थे, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को जोड़ दिया, बन गया लेंस। ये तुम्हारा कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस, इसको हमने क्या नाम दिया, कॉन्वेक्स लेंस। लाइट जब भी भेजोगे पैरेलल तो कन्वर्ज हो जाती है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज इसको नाम दिया फोकस। कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करती है लाइट रेज, लेकिन लाइट रेज जाना कहां से जाती थी, यहां से, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये रूल है तुम्हारे दो, है ना। इसके बाद आओ, सबसे इसमें भी रे डायग्राम्स, पहला रूल वही यूज होंगे, पहला लाइट रे गई पैरेलल, कहां जाना चाहिए, फोकस से। ये कब है, ऑब्जेक्ट जब पीछे रखा है, लाइट भेजी फोकस से, कहां जाना चाहिए, पैरेलल। तो देखो बीच में कहीं इमेज बन गई, बिटवीन F2 एंड 2F2, कहां बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक भाई साहब, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए तुम्हारे साथ लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कैसी बनी, स्मॉलर बनी। कंपेयर करो जरा एक बार, कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम उठाओ, एग्जैक्टली सेम मिलेंगे तुम्हें, कंपेयर करो। स्मॉलर बनी और कहां बनी और कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को हल्का सा आगे लेके आया मैं, हल्का सा आगे, देखो पहले बियॉन्ड 2F1 था, ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट को हल्का सा आगे लेके आया 2F1 पे, यहां लेके आया, यहां ले आया भाई साहब, यहां ले आया 2F1 पे। लाइट भेजी पैरेलल, कहां जाएगी, फोकस से। लाइट को भेजा फोकस से या फिर यहां से भेज दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस पॉइंट से लाइट सीधी चली जाती। तीन रूल है, पैरेलल भेजोगे फोकस से जाएगी, फोकस से भेजोगे पैरेलल जाएगी, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, इससे भेजोगे सीधी निकल जाएगी। तो तुम जरा देखो इमेज कहां बन रही है, इमेज एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर बन रही है। याद करो वहां सी वाली में सी पे ही बनी थी, यहां पे 2F1 है सी की जगह, सेम जगह बन रही है। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड कैसी बन रही है, सेम साइज एट 2F2। हाँ ना बोलो भाई साहब, कोई याद दिक्कत परेशानी, आगे आ जाओ। इसके बाद अगली और आगे बढ़ा दो, पीछे था बीच में बनी, 2F1 पे था सेम 2F2 पे बनी, बीच में लाओगे तो पीछे बनेगी। तो इस बार देखो ऑब्जेक्ट बीच में, लाइट गई पैरेलल, फोकस से जाएगी, लाइट को भेज दो फोकस से नहीं जा रही, यहां से भेज देते। लाइट को भेज दो ऑप्टिक सेंटर से, देख रहे हो इमेज कहां बन गई, कहां बनी, बियॉन्ड 2F2। कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड। कैसी बनी, इनलार्ज्ड, बड़ी बनी। क्या सेम केस रिपीट हो गया, आ गया और आगे ले आओ फोकस पर। अगर तुम फोकस पर ले आओगे तो लाइट कहां बनेगी, इमेज पैरेलल पे बनती थी वहां पे इन्फिनिटी पे, लाइट भेजी पैरेलल, गई फोकस से, भेजी ऑप्टिक सेंटर से, कहां चलेगी, क्या एट इन्फिनिटी। सारी चीजें वही लिख देना जो वाली थी, इन्फिनिटी बनी, इनलार्ज्ड बनी, रियल इन्वर्टेड बनी। और आ जाओ, ये एक्सेप्शन वाला केस है, एक्सेप्शन वाला। चलो इसके अलावा एक और केस रहेगा ना शायद, अच्छा ये वाला, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो लाइट पैरेलल आई, कहां मिलेंगी, फोकस पर, कहां मिलेंगी, एट फोकस, खत्म। एक्सेप्शन वाला केस, इसको मैं खुद से बनाऊंगा वापस। ये तुम्हारा लेंस है, ये F1 बोलते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, वो 2F1, ये F2, ये 2F2, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना ना, ऑब्जेक्ट इस बार बीच में रख दिया, एक्सेप्शन वाला केस। लाइट रे भेजी पैरेलल, कहां जाएगी, फोकस से, ठीक है। चलो भैया, इसके बाद लाइट को भेजा ऑप्टिक सेंटर से। अब तुम देखो जरा, ये कभी मिल सकती है दोनों, कभी नहीं मिल सकती, तो हमने पीछे बढ़ा दिया। कहां बन गई इमेज, सेम साइड, इमेज फॉर्म on the same side of object, on same side of object,
ठीक बात, पहली चीज। दूसरा कैसी बनी? वर्चुअल बनी। सीधी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट, एंड इरेक्ट बनी। ठीक है, कैसी बनी? इनलार्ज्ड बनी। तो इसी खासियत है, वर्चुअल भी बन रही है, बड़ी भी बन रही है। कॉनकेव में भी ये खासियत थी, हाँ ना बोलो। अब ऐसे ही आएगा तुम्हारा कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को याद बिल्कुल एग्जैक्ट देख लो, जैसे कॉन्वेक्स मिरर था। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, लाइट रे बीजी पैरेलल कहां जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। जाना कहां चाहती थी? फोकस से। लाइट रे जो ऑप्टिक सेंटर से सीधे निकल जाएगी। क्या यहां मिल गई? ये बनती इमेज यहां पर बिटवीन F1। क्या वहां पे भी ऐसी होता बीच में? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, और कहां बन रही है? सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। हाँ ना बोलिएगा, मजा आ गया भाई। आज दूसरा, लाइट आई पैरेलल, क्या फैल जाएगी दूर, डाइवर्ज हो जाएगी, बट जाना कहां चाहती थी? फोकस से। लाइट आई, ठीक है, दूर चली जाएगी, पर जाना कहां चाहती थी? फोकस से। इमेज बन गई एट फोकस। क्या ये बिल्कुल वही वाला केस है जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में हुआ था? हाँ ना बोलो जल्दी से, अरे फुर्ती से बोल दो भैया रे। लेंस फॉर्मूला याद करो, मिरर फॉर्मूले में प्लस था, यहां माइनस है। ठीक है, वहां माइनस था, यहां प्लस है। ये प्लस तो था ही, दोनों में चेंज हो गया। वहां प्लस था, या माइनस हो गया। वहां माइनस था, या प्लस हो गया। सेम मैग्निफिकेशन, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, बात तुम्हें पता ही है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल इमेज। बाकी सारी चीजें भाई, मैग्निफिकेशन इक्वल 1 है, सेम साइज। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इनलार्ज्ड इमेज। मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है, डिमिनिश्ड इमेज। पावर और पढ़ते, पावर ऑफ लेंस क्या होती है? मान लो लेंस मोटी है, पावर ज्यादा होती है, पता है, लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर देती है। कन्वर्ज ज्यादा कर देगी तो दिमाग लगाओ, क्या लाइट यहीं गई यहीं बेंड हो गई, तो फोकल लेंथ कम हो गई ये वाली। तो पावर ज्यादा मतलब फोकल लेंथ कम। तो फॉर्मूला आया पावर इक्वल्स टू 1/f। ये आया फोकल लेंथ मीटर में। अगर तुम इसे मीटर में लोगे, क्योंकि मीटर में लेते हैं ऐसा यूनिट, तो पावर आएगी डायोप्टर में। ये बात ध्यान रखना। ये था तुम्हारा कौन सा चैप्टर भैया? लाइट। अब शुरुआत करते हैं अगला, ह्यूमन आई। चलो 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 मितवा, अब पढ़ेंगे ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई के अंदर सबसे पहली चीज तुम्हारी आंख। ध्यान सुनो, आंखों को जरा ध्यान से देखो। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। सबसे पहले जो आंख की सबसे बाहरी परत है, जो तुम्हें हल्का हल्का पानी पानी जैसा फील होता है, एक लेंस टाइप सा होता है, सबसे बाहर जो आंखों को बाहर से कवर करती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बाद अगर मैं बात करूं, आता है एक्वस। कॉर्निया और तुम्हारे प्यूपिल के बीच में एक जगह होती है खाली, जहां पे पानी होता है हल्का सा, है ना। वो पानी बेसिकली आई को मॉइस्चराइज करने के लिए, कि वो सूख के खराब ना हो। मतलब अच्छा सोचो, कभी तुम्हारी आंख सूखी होगी और अंदर कुछ चला जाए, तो वो स्क्रैच कर देगा, फ्रिक्शन आ जाए, खराब कर सकती है। तो वहां पे एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसके बाद ये जो लेंस होता है, इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। यहां पे आती है आइरिस और प्यूपिल की बात, ये अलग से समझाऊंगा। इसके बाद यहां पे तुम्हारी कुछ झिल्लियां, नसें होती हैं, इनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, जो आई लेंस को मोटा पतला करती रहती है, यानी इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन में हेल्प करती है। कभी लेंस को मोटा कर देंगे तो फोकल लेंथ कम, हम पास में एडजस्ट कर पाएंगे। कभी लेंस को पतला कर देंगे, रिलैक्स्ड, हम दूर का देख पाएंगे। ठीक है, तुमने देखा ना हमारी आंखों का लेंस फोकल लेंथ शिफ्ट होता रहता है। अब मैं देख रहा हूं कैमरे को, वो मुझे दिख रहा है, मेरी उंगली उतनी क्लियर नहीं दिख रही है। मैं उंगली को क्लियर देखूं तो पीछे का ब्लर दिखेगा। हमारा आंख अपने आप फोकल लेंस को एडजस्ट करती रहती है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ एग्जैक्ट रेटिना होता है पीछे, जहां पर इमेज बनती है। ये ऑप्टिक नर्व है जो सिग्नल लेके जाती है कहां भैया? हमारे ब्रेन के पास, है ना, बताती है कि दिख गया इंसान। अंदर इसके विट्रस ह्यूमर भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आइरिस और प्यूपिल की। देखो जरा, ये तुम्हारी आंख है, जिसको माननी वो मान लो, ये तुम्हारी, अरे भैया बहुत गंदी आंख बन गई। आंख में एक गोल वाला पार्ट होता है, ऐसा देखा होगा, ऐसा गोल वाला। यहां पर किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है ना, किसी का ब्लैक होता है ना, ये वाला पार्ट। लेकिन इसके अंदर होता है जस्ट एक पार्ट, ये यहां, ये दिखेगा नहीं, मैंने ब्लैक बनाया। यहां जो बीच में होता है ब्लैक वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या? यहां जो होता है इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये, इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम धूप में जाते हो तो धूप से जाके तुरंत एक अंधेरे कमरे में जाना, थोड़ा कम रोशनी वाले में, तुम्हें एकदम दिखता ही नहीं है, धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। तो क्या करता है ये आइरिस? कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल को बड़ा छोटा करता है ये आइरिस। ये आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को छोटा बड़ा। अगर प्यूपिल ही वो जगह है जहां से लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में, अब अगर ये प्यूपिल को छोटा कर देगा,
किस वजह से? मान लो लाइट बहुत ज्यादा है, बाहर तुम धूप में, बहुत ज्यादा भयंकर लाइट आ रही है, तो आंखों में ज्यादा लाइट चलेगी, आंख सेंसिटिव होती है, खराब हो सकती है, तो ये आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है। अचानक तुम रूम में आ गए ऐसे जिसमें कम रोशनी है, तो आइरिस को, प्यूपिल को टाइम लगेगा ना धीरे धीरे एक्सपेंड होने में, आइरिस धीरे धीरे टाइम लेगा तभी प्यूपिल को एक्सपेंड करेगा, है ना, तो इसलिए तुम्हें धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। तो आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, आ जाओ। आई बॉल बता चुके हैं, तुम्हारी डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है, कॉर्निया तुम्हारा थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ये भी लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। हमारी आंखों में होती है कॉन्वेक्स लेंस, जो भी लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज बनाती है। प्यूपिल तुम्हारा क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी आंखों के अंदर लाइट जाएगी, वो प्यूपिल का काम है। और प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारी क्या करती है? इमेज बनाती है, इन्वर्टेड इमेज जो लाइट को कन्वर्ज करती है ज्यादातर। सिलियरी मसल्स कंट्रोल होती है आई लेंस को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद रेटिना जहां इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल लेके जाती है कहां? तुम्हारे ब्रेन के पास इमेज जब बनती है। एक्वस ह्यूमर एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है जो लेंस और तुम्हारी उसके बीच में, कॉर्निया के बीच में होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। विट्रस ह्यूमर तुम्हारा जेल लाइक सब्सटेंस होता है, आई के स्ट्रक्चर को सही रखता है, अगर कुछ नहीं होगा अंदर तो कोलैप्स कर सकती है ना, स्ट्रक्चर को बढ़िया रखता है, प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन बता दिया तुम्हें कि आई लेंस कैसे अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। नियर पॉइंट होता है, एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब समझो क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड। अब सुनना, मान लो मेरी आंख खराब हो गई। आंखों में दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है तुम्हारी मायोपिया, क्या बोलते हैं? मायोपिया, मेरे पिया, मेरे पिया गए, मेरे पिया मतलब मेरे पास, पास का दिखता है, दूर का दिखता है। इसमें पास का तो आदमी को क्लियरली दिखता है ना, दूर का क्लियरली, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का अच्छे से नहीं दिखता। दूर मतलब लाइट इन पैरेलल आ रही है, ये नॉर्मल आई है, इमेज यहां बन गई। नॉर्मल आई नहीं होती तो जो ऐसे याद कैसे रखोगे? लाइट बहुत दूर से आ रही थी, आते आते थक गई भैया, यहीं रहे, कन्वर्ज हो गई। हाँ, क्या हम चाहते हैं कि लाइट थोड़ा कन्वर्ज होकर यहां पहुंच जाए, डाइवर्ज हो गए, तो फैलनी चाहिए लाइट, फैलने के लिए हम यहां पे लगाएंगे कॉनकेव लेंस। देखो जरा, हम क्या लगाते हैं? कॉनकेव लेंस। अब ये लाइट को फैला देता तो लाइट यहां पहुंच गई। रियलिटी में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जो दूर रखा था उसे उठा के यहां पटक दिया, यहां पटक दिया, क्या हो गया? यहां पटक दिया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आती है फार पॉइंट, यहां हम फार पॉइंट की बात करते हैं, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई। अब देखो, मायोपियम आदमी को पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, है ना। कोई आदमी सबसे दूर कहां तक देख सकता है? यहाँ यहां भी देख पा रहा है, ये सबसे दूर है, इससे दूर का नहीं देख पा रहा, है ना, इससे दूर का नहीं देख पा रहा, तो इसका फार पॉइंट हो गया, ये सबसे दूर तक यही देख सकता है। ठीक है, नियर पॉइंट, एक आदमी यहाँ कहीं नहीं देख पा रहा, 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 यहां देख पा रहा है। ये वो पॉइंट है सबसे पास का जहां वो देख पा रहा है, इससे दूर हर जगह का दिख रहा है, पर सबसे पास का वो यहां का देख पा रहा है, इससे पास कहीं देख ही नहीं पा रहा, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। ये हाइपरमेट्रोपिया के टाइम पे फार पॉइंट में क्या हुआ? आदमी देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा, यहां तक देख रहा है, ये सबसे दूर तक देख पा रहा है, इससे दूर का कहीं नहीं दिख रहा। ये मायोपिया के टाइम पे, क्योंकि पास का दिखता है ना। मायोपिया के लिए हम फार पॉइंट की बात करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम नियर पॉइंट की बात करते हैं, बात याद रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं नियर पॉइंट, किसी भी नॉर्मल आई का हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं नियर पॉइंट, है ना। फार पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आईज कैन सी, कहां तक देख पा, समझ रहे हो भैया? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, सबसे दूर यहां तक का देख पा रहा हूं, इससे दूर कहीं नहीं दिख रहा, यहां तक दिख रहा है। याद रखोगे वाली बात? हाँ ना बोलो। ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली जब तुम क्वेश्चंस करोगे। किसी भी नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है? तुम कहां तक देख सकते हो? बता, नॉर्मल आंखों से बहुत दूर तक, इन्फिनिटी बोल देते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी। बोतल दिख रही है, बोतल को हटा दो। ठीक है, चलो, ये था तुम्हारा मायोपिया। मायोपिया को हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, है ना। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ, तो पावर भी नेगेटिव आती है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद आओ हाइपरमेट्रोपिया। आदमी को क्लियरली नहीं दिखता पास का, दूर का क्लियरली दिखता, पास का क्लियरली नहीं दिखता। अब ऐसे याद रखेंगे, ये नॉर्मल आई है, पास से बनी इमेज, ये पास से बनी, पास से बनी इमेज। अब देखो क्या हुआ, ऐसे मानो हुसैन बोल्ट को बोला तुमने 10 मीटर दौड़ के देगा, अरे वो तो 100 मीटर का दौड़क है, दौड़क बोलते हैं क्या, धावक है, तो वो दौड़ेगा, वो रुक ही नहीं पाएगा विनिंग लाइन पे, आगे निकल गया बेचारा। तो देखो इमेज आगे बन गई, अब यहाँ पे क्लियरली नहीं बनी, ब्लर इमेज बन रही, तो हम इसको कन्वर्ज करके आगे बनाना चाहते हैं। कन्वर्ज करने के लिए हम लेंस कौन सा लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस जैसे लगा, लाइट कन्वर्ज हुई, यहाँ पर इमेज बन गई, इमेज सही जगह बन गई। कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। हाँ ना बोलो भाई रे, ए भैया कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोल दो। बेसिकली इसने इमेज को उठा के कहाँ पटक दिया? यहाँ पटक दिया, ये होता है। ठीक है, चलो भैया, इसके बाद आ दो मायोपिया के रीजन क्या है, समझो। तुमने मायोपिया में देखा था,
आदमी कहाँ का नहीं देख पा रहा था, अरे भैया कैसी आंख बन गई बकरे की। आदमी कहाँ का नहीं देख पा रहा था मायोपिया में, पास का दूर का नहीं देख पा रहा था। दूर से लाइट आके थक गई थी, यहीं रुक गई थी, है ना, यहां बन गई थी इमेज। यानी कि ये बॉल पहले मान लो ऐसे रही होगी आई बॉल, ये फैल गई, एक्सेस हो गई, दब गई कहीं, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया आई बॉल का। या फिर लेंस में भी खराबी, लेंस का जो लेंस है ना वो भी गड़बड़ा जाता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाती है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, या फिर एलोंगेट पीछे फैल जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बढ़ जाती है ऐसा मान लो, और आई बॉल या फिर छोटी हो जाती है, चपटी हो जाती है, देखो ऐसे चपटी, ये चपटी हो गई, और लाइट यहाँ पे इमेज बना रही है यहाँ पर, तो चपटी हो गई भैया, क्या हो गई, चपटी, दब गई। हाँ, वहां पे ऊपर से दब गई तो पीछे फैल गई, या साइड से दब गई तो ऐसा हो गई, समझ रहे हो। आई बॉल में गड़बड़ाहट आ जाती है, गड़बड़ाहट, सड़सड़ाहट। प्रेस बायोपिया क्या होता है, एज के साथ होता है। प्रेस बायोपिया मतलब जब आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है ना, तो उसका आई लेंस जो है ना, उसकी शक्तियां कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की थोड़ी कम हो जाती है, आई लेंस थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी एज में इंसान को दूर का और पास का दिखने में दोनों में दिक्कत आती है, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। यहाँ पर जो लेंस यूज होता है ना, यहाँ पर जो लेंस यूज होता है वहां पर बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस का मतलब जिसमें दोनों लेंस होते हैं, ऊपर कोई सा और नीचे कोई सा, एक ही चश्मे में दो लेंस यूज होते हैं। तो बेसिकली होता है वीक, या तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, वो मसल्स एडजस्ट नहीं कर पाती है, फिर आई लेंस थिक हो जाता है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, या फिर वीक ऑफ सिलेरी मसल्स, वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद, आंखों के जो प्यूपिल होता है उसके आके क्लाउडी स्ट्रक्चर आ जाता है, बादल बादल जैसा, व्हाइट व्हाइट, वो प्रोटीन होता है एक तरह का, है ना। तो अब उसकी दिक्कत क्या, अगर वो आ गया तो आदमी को दिखना बंद हो सकता है, तो ये सिर्फ ठीक हो सकता है सर्जरी से, इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। ये एज के साथ होता है नॉर्मली, लेंस बिकम ओपेक, सर्जरी इज द ट्रीटमेंट, ओनली ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है एक एस्टिग्मेटिज्म, वो तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एस्टिग्मेटिज्म भी एक बीमारी होती है, इसमें आदमी को सीधी लाइंस और टेढ़ी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सही से नहीं दिखती, टेढ़ी दिखती है, ब्लर सी दिखती है, अजीब सी दिखती है। जैसे मान लो सीधी लाइन है, टूटी टूटी दिखेगी, है ना। उसमें ठीक करने के लिए एक लेंस होता है सिलेंड्रिकल लेंस, उसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का डायग्राम तो मैं खुद ही बनाऊंगा, मजा तो आता है भाई। ये रहा मान लो एक प्रिज्म, ठीक है, लाइट ये रही आई, लाइट ये रहा नॉर्मल, लाइट चली, ये रहा नॉर्मल, लाइट बाहर निकली, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 1 ले लो, इसको 2 ले लो। जिस एंगल से लाइट बाहर निकलती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब लाइट को जाना तो यहां से था, देखो लाइट गई यहां से, ठीक है, ये हुआ, लाइट को जाना था यहां से, लाइट गई यहां से, है ना। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बहुत ध्यान से, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब भटक जाना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो भैया ये बातें ध्यान रखनी, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, यही सब यहां लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म में लाइट जब आती है तो प्रिज्म की खास बात क्या होती है, प्रिज्म ना लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है, और डिस्पर्स भी करता है। डिस्पर्स का मतलब अलग अलग कलर में बांट देना। देखो ध्यान सुनो, दोनों बातों में डिफरेंस है। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैल जाना, टकरा के लाइट फैल गई, स्कैटरिंग। डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का 7 कलर में फैलना। डिस्पर्जन इज व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है। स्पेक्ट्रम बोलते हैं 7 कलर के गुच्छे को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर्स। लाइट आई, अलग अलग कलर में फैल गई, सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वॉयलेट। रेड सबसे कम फैला, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है रेड की, पहुंच सबसे ज्यादा, वेवलेंथ मैक्सिमम लिख दो, वेवलेंथ मतलब पहुंच मान लो। बट एनर्जी मिनिमम होती है इसके अंदर, एनर्जी सबसे कम होती है, एनर्जी मिनिमम। इसका उल्टा, वेवलेंथ सबसे कम, एनर्जी सबसे ज्यादा। इसलिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि टकरा के तुरंत फैल जाते हैं, आसमान नीला दिखता है। ये रीजन है, याद रखने वाली बात। इसलिए डेंजर का सिग्नल रेड से बनाया जाता है, दूर तक दिखता है, इसकी पहुंच दूर तक है। ये रीजन है सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें सन थोड़ा रेडिश कलर दिखता है ना। बाकी कलर फैल जाते हैं पर सन रेड, ऑरेंज, येलो नहीं फैल पाते, हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें सनराइज सनसेट थोड़े रेडिश कलर के दिखते हैं। नोटिस किया होगा तुमने। अगर मान लो 2 प्रिज्म रख दो ऐसे उल्टा सीधा करके, एक सीधा एक उल्टा, तो ये दोनों आए, पहले 7 कलर में फैला, इसने वापस से 7 कलर को एक बना दिया, चला गया। तो यहां पे डिस्पर्जन नहीं हुआ, नहीं, पर डेविएशन हुआ है, ओनली डेविएशन। लाइट देखो जाना चाहती थी यहां से, गई यहां से, रास्ता भटक गई ना, डेविएशन हुआ है। चलो इसके बाद रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। तुम अगर सन तुम्हारे बैकवर्ड में होनी चाहिए, तुम यहां हो, सन पीछे, अब तुम यहां एक बूंद देख रहे हो,
उस बूंद में लाइट आई, सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, लाइट अलग अलग कलर में फैल गई। फिर वो इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखना क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर वापस से रिफ्रैक्शन। तो तुम यहां खड़े हो तो तुम्हें रेनबो दिख जाता है। अलग अलग इंसान को अलग अलग रेनबो दिखते हैं, पता है? हाँ, ये बहुत तगड़ी बात है, जादुई बात है। खैर चलो, इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तुम्हारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम यहां खड़े हो, नीचे अलग हवा है, ऊपर जाते जाते तुमने देखा होगा ठंड बढ़ जाती है ना, और ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी नीचे होती है डेंस गैसेस, भारी गैसेस, ऊपर होती है रेयरर गैसेस, हल्की गैसेस। ये बात याद रखोगे, है ना? रेयर मतलब हल्की गैसेस, नीचे भारी गैसेस, ऊपर हल्की गैसेस। अब मान लो लाइट आई ऊपर से, क्या तुम देख पा रहे हो लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो लाइट बेंड होती रहती है। देखो ऐसे बेंड होती रहती है, ऐसे बेंड होती रहती है, तुम तक पहुंचे तक लाइट कितनी बेंड हो गई। मान लो यहां पर एक तारा है, एक तारा यहां पर है, मान लो इस तारे से लाइट आई थी, अब ये लाइट आते आते क्या होगी, बेंड होती चलेगी। क्यों बेंड हुई? क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है ना, रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो तुम्हें तो लाइट लेकिन ऐसा आती हुई दिख रही है ना, तो तुम तो लाइट को ऐसे देखोगे, तो तुम्हें तारा यहां दिखता है। अब मान लो ऊपर की हवा बार बार कम ज्यादा ठंडी ठंडी गर्म होती जा रही है, तो यहाँ रेयरर और डेंसर मीडियम चेंज होते रहते हैं, तो बार बार ऐसे तुम्हें लगता है कि लाइट कभी इधर से आती है कभी इधर से। अब तुम्हें लाइट आती ही नहीं दिखती, तुम्हें पता क्या दिखता है? तारा बार बार इधर उधर हो रहा है, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए पर नहीं, क्योंकि तारा इतनी दूर है तो तुम्हें तारा हिलता हुआ तो नहीं दिखता, तो तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। अगर तुम ये वाले काम तो तुम यहां भी कर सकते हो, कभी मसूरी जाओगे ना या नैनीताल जाओगे, मसूरी स्पेशली, तो मसूरी में जब मॉल रोड पे घूमोगे ना तुम, तो मॉल रोड से नीचे देखना देहरादून दिखता है, मसूरी में ऊपर से नीचे देहरादून दिखता है, तो वो लाइट तुम्हें टिमटिमाती दिखेंगी, वहां पे लाइट वगैरह होंगी, देहरादून में ट्रैफिक लाइट्स वगैरह जो भी तुम्हें टिमटिमाती दिखेंगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। तो वो मान लो ऑब्जेक्ट्स बार बार इधर, क्योंकि हवा बार बार चेंज होती है, हवा चेंज होना मतलब मीडियम चेंज होना, तो लाइट बार बार बेंड होती है। अब तुम इतनी दूर का ऑब्जेक्ट हिलता डुलता तो दिखेगा नहीं, इसलिए वो क्या दिखता है, टिमटिमाता हुआ। यही रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये रहा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर लेयर्स कीप चेंजिंग। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्यों है? ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ एयर लेयर्स। देख रहे हो? हाँ ना बोल दो। इसके बाद आ जाओ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट कुछ पार्टिकल से, डस्ट, गैसेस, इनसे टकराती है तो लाइट फैल जाती है। सबसे ज्यादा फैलता है ब्लू कलर, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर सबसे कम फैलता है, याद रखोगे, यही रीजन है तुम्हारा ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं, पता है तुम्हें? स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो लाइट वहां पे नहीं फैलती, स्कैटर नहीं करती, इसलिए तुम्हें स्पेस कैसा दिखता है, ब्लैक। हाँ, एक और बात, स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, मून नहीं दिखता, है ना। या फिर जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, क्यों? प्लैनेट्स बहुत पास है। स्टार से जब लाइट आती है ना, तो बहुत सारी लाइट इतनी नहीं आ पाती, बहुत कम लाइट आ पाती है ना, लेकिन प्लैनेट्स आती बहुत सारी लाइट्स। अब ये मान लो इसका रास्ता भटक गया, इसका रास्ता भटक गया, कोई एक दो तो ऐसी होंगी जो सीधी आ सकती है, तो इसलिए तुम्हें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। ये बात बता चुका हूं। रेड लाइट इज डेंजरस, यूज फॉर डेंजर सिग्नल। आ गया भैया इलेक्ट्रिसिटी, ए भैया इलेक्ट्रिसिटी आ गया, विद्युत करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे बात करूं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज को हम कैसे फॉर्मूला लेते हैं? Q इक्वल्स टू एन। मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, इसमें 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। कितने? 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहा, है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो क्या तुम बोल सकते हो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज? क्या यही है टोटल चार्ज? ऐसा यूनिट होती है कूलाम्ब, याद रखोगे। अब चार्ज के चलने के रेट को, कितनी देरी में कितने चार्ज चल रहे हैं, इसको बोलते हैं करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस, इसको बोलते हैं करंट। करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर। अब चार्ज चलता क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे मान लो कि एक जगह मान लो थोड़ा नीचे है और एक जगह ऊपर है, और तुम पानी छोड़ोगे तो नीचे जाएगा ना, ऐसे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है इसलिए तुम्हारा चार्ज चलता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, है ना। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है ना। या फिर जितना ज्यादा, दो चीजें, जितना ज्यादा डरोगे तब भी पढ़ोगे, जितना ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे तब भी पढ़ोगे। तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो, डरना चाहते हो, मोटिवेट फील करना चाहते हो। ओम्स लोग क्या कहते हैं? ओम बाबा ने बोला कि जितना ज्यादा पोटेंशियल, देखो जितना ज्यादा करंट, करंट उतना ही ज्यादा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। अरे ऐसे मानो, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है। ये एक बिल्डिंग है ना, एक ये छोटी बिल्डिंग है, ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, बहुत ध्यान से देखना ना, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है। इन पे ना मैंने फिसलने वाले झूले लगा दिए, यहां पे भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, और यहां भी लगा दिया। एक बच्चा यहां है, वो यहां भी फिसला, यहां भी फिसला, और यहां भी फिसला। अब मान लो यही है पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल ए, पोटेंशियल बी,
पोटेंशियल ए, पोटेंशियल बी, पोटेंशियल ए, पोटेंशियल बी। बहुत ध्यान से देखना। क्या ये बच्चे यहां बहुत तेजी से फिसलेगा? हाँ। यहां धीरे से फिसलेगा? हाँ। यहां फिसलेगा ही नहीं। यहां पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उतना ही ज्यादा चार्ज तेजी से चलेगा, उतना ज्यादा करंट। देख रहे हो? यहां पोटेंशियल डिफरेंस कम है, दोनों में डिफरेंस कम है ना, तो यहां करंट है पर कम है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। ये होगा तो करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो मेरे भाई। ये बात याद रखोगे? हाँ ना बोलो। एग्जांपल समझ गए? तो यही ओम बाबा का लॉ। ओम बाबा ने बोला जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, है ना। तो प्रोपोर्शनल आता है, एक कांस्टेंट आता है डिवाइड में आर। इस आर को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी रुकावट। जब करंट इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या वो एटम से भी टकराते होंगे, खुद आपस में भी टकराते होंगे, है ना। ऐसे मानो तुम अपनी गली में बालकनी में खड़े हो और नीचे एक रैली जा रही है, तो वहां पे नॉर्मली लोग आपस में टकराते हुए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रुकावट। रेजिस्टेंस को बोलते हैं रुकावट। ये रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रुकावट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ऐसा यूनिट इज ओम, OHM ओम। और ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो रुकावट होती है, अच्छा ओम्स लो तब तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये लेंथ एरिया कांस्टेंट है। अब मान लो तुमने क्या किया, तुमने क्या, अच्छा चलो इसे बात बताऊंगा, तुमने क्या किया, गली में कुत्ते छोड़ दिए किसी ने, किसी गली वाले ने ना। अब कुत्ते छोड़ दिए तो कुत्ते भाई भागे सबके पीछे। अब जब कुत्ते भागे तो भाई लोगों की हालत खराब, तो लोग बहुत तेजी से इधर उधर भागे, ज्यादा टकराए, ज्यादा रुकावट बढ़ गई। अब इसको कंपेयर करते हैं। तुमने पानी को गर्म किया, क्या पानी के मॉलिक्यूल्स फुदकने लगते हैं? तो जब भी तुम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो ऑब्जेक्ट तेज चलते हैं। ऐसे हुआ जब वायर का टेम्परेचर बढ़ा, वायर गर्म हुई, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और इधर उधर तेजी से भागे, तेजी से भागे तो इधर उधर भागे तो आपस में ज्यादा टकराए, ज्यादा टकराए तो रेजिस्टेंस, रुकावट बढ़ गई। रुकावट बढ़ गई तो करंट उतना तेजी से थोड़ा ना चलेगा, ओम्स लॉ फेल। तो ओम्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? V इज प्रोपोर्शनल टू I पढ़ लिया, V इक्वल्स टू IR, ये पढ़ा। क्या V प्रोपोर्शनल I? जब दो चीज आपस में प्रोपोर्शनल होती है तो ये जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है ना। तो जो प्रोपोर्शनल हटा के वैल्यू आई R, वो यहां से आती है। यहां पे एक लाइन खींचो, यहां पे एक लाइन परपेंडिकुलर। देखो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट, V अपॉन I, यही आता है रेजिस्टेंस। तो ये जो V अपॉन I करके मैं लाया, V अपॉन I करके मैं लाया, इसको बोलते हैं स्लोप। तो V अपॉन I करके क्या मिला मुझे? क्या V अपॉन I करके मुझे रेजिस्टेंस मिला? तो VI ग्राफ का स्लोप देता है रेजिस्टेंस। लेकिन उल्टा कर दो, VI नहीं IV ग्राफ। अगर अब तुम यहां ये बनाओगे स्लोप, तो क्या ये तो बता रहा I और ये बता रहा V। अब I अपॉन V क्या बताएगा बताओ? I अपॉन V क्या रेजिस्टेंस? अरे V अपॉन I तो रेजिस्टेंस है, I अपॉन V 1 अपॉन रेजिस्टेंस होगा, हाँ ना। तो यहां जो स्लोप है 1 अपॉन R बताता है, याद रखने वाली बात। यानी VI का ग्राफ तो रेजिस्टेंस बताएगा और IV का ग्राफ 1 अपॉन रेजिस्टेंस बताएगा। तो यहां पे देखो, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, ढलान उतना ज्यादा, तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस 2 ज्यादा इस वाले ग्राफ में VI में। IV ग्राफ कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, जितना ज्यादा एंगल उतना कम रेजिस्टेंस। ये बात याद रखना, छोटी सी ये बात पूछी जाती है, कई बार पूछता है क्वेश्चन वाला, ठीक है। चलो 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 भाई चलो। अब इसके बाद आ जाओ रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी कंडक्टर है जिसके थ्रू ये करंट को रोकने की कोशिश करता है ना। जितनी ज्यादा सोचो, जो रैली जा रही थी उस अच्छा मैं रैली देख रहा हूँ, हाँ। तो जो रैली जा रही है जिसमें लोग बहुत ज्यादा थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, जितनी लंबी गली होगी क्या उतनी ज्यादा देर तक टकराएंगे, उतनी ज्यादा रुकावट, तो रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा जितनी ज्यादा लेंथ, ठीक है। लेकिन गली मान लो पतली सी है, एरिया बहुत कम है भैया, गली का बहुत कम एरिया है, छोटी सी गली पतली सी है ना, तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस कम, यानी उल्टा। क्या मैं बोल सकता हूं ये हटाओ, ये क्या लिखा भैया, ये हटाओ, क्या मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस उतना ज्यादा जितना एरिया कम, 1 अपॉन एरिया। दोनों को मिलाओगे तो आता है फॉर्मूला R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और प्रोपोर्शनल की जगह आता है एक सिंबल रो। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये एक तरह का डीएनए है। डीएनए मतलब ये पूरी वायर है, इस वायर का बहुत छोटा सा एरिया है, 1 यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, बहुत छोटा सा। इसका एक रेजिस्टेंस निकालो, क्या स्पेशल जगह है, स्पेसिफिक जगह, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस निकालो बस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है। बताओ अगर वायर तुम पतली कर दोगे फर्क पड़ेगा? नहीं।
वायर लंबी कर दोगे तो भी फर्क पड़ेगा, इस एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस एरिया का लेना देना, इस एरिया के रेजिस्टेंस का लेना देना ना तो लेंथ से ना एरिया से। अगर तुमने वायर ही बदल दी तो अलग बात है, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया तो अलग बात है ना। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया रेजिस्टिविटी। इसको हमने क्या नाम दे दिया? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है मेरा भैया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट मेजर्स हाउ मच इज द रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। बस यही है ना। बेसिकली यूनिट क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला बताता हूं, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, हमें रो निकालना है, ए इधर ले जाओ, आर ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी। तो अगर तुम रेजिस्टेंस ले लो 1 ओम, एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ले लो 1 मीटर, यही आता है रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने मेरे वन शॉट लेक्चर्स देख लिए उड़ान पे, सारे चैनल पे सारे वन शॉट लेक्चर्स पढ़े, पूरा डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। ये वीडियो तो तुम्हारे लास्ट एग्जाम के लिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ना। और पूरा वन शॉट में मैंने सारे लेक्चर्स तुम्हें डिटेल भी पढ़ाए। जिसको डिटेल पढ़ना वो होगा ना, कोई एक आधा बच्चा होगा जो केटीवी ये वाला लेक्चर मुझे डिटेल पढ़ना है, पढ़ सकते हो बिल्कुल, वो भी दे दिया मैंने यूट्यूब पर ऑनलाइन। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अलग अलग, मान लो तुमने ये बल्ब एक, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, तीनों ऐसे लगा दिए, तो R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3। सीरीज में करंट सेम होता है, याद रखना करंट क्या होता है? सेम। तो आई करंट सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है ना। तो इसके पास पोटेंशियल मान लो V2, V1, V2 और V3। तो रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट ट्रिक है, सबको तीनों को प्लस कर दो, एग्जैक्ट, खत्म बात। पैरेलल में आओगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर पैरेलल में लगाओगे तो मान लो ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ठीक है, R1, R2 और R3, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करंट अलग अलग होगा, I1, I2, I3। तो यहां पे तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से करके लिखना है। सिर्फ दो रेजिस्टेंस होंगे तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हो, नीचे R1 प्लस R2, ऊपर R1 प्लस R2, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद ये कुछ एलिमेंट्स ही तुम्हारे एग्जाम में पूछ लेता है कि सेल कैसे, ही सिंबल, बैटरी का, कॉम्बिनेशन सेल, प्लग की, क्लोज्ड की था, ये ऐसा कर देना। वायर ज्वाइंट का, ठीक है, ये तुम्हारा वायर क्रॉसिंग, बल्ब, रेजिस्टेंस, रेओस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जहां पर हम रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर का 2 बार पता नहीं क्यों दे दिया, मीटर का पता नहीं 2 बार क्यों दे दिया, ये हटा दो। ठीक है, चलो इसके बाद आओ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तुम्हें पता है 9th क्लास में पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम पढ़ा था, किसमें ज्यादा शक्ति, जो ज्यादा जल्दी काम कर देगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, लेकिन वर्क का फॉर्मूला यहां से V इंटू क्यू लिख सकता हूं, V इंटू क्यू, देखो V इंटू क्यू, क्यू अपॉन टी का फॉर्मूला V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया? V इंटू आई। अगर मैं V की जगह लिख दूं IR, तो IR इंटू आई, आई स्क्वायर आर बना, हाँ ना बोलो। I की जगह लिख दूं मैं V अपॉन आर, तो V अपॉन आर और साथ में V, तो V स्क्वायर अपॉन आर बना। तुम यहां से देखो, यहां पावर प्रोपोर्शनल है R के और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के। ये कंडीशन तब आती है जब करंट कांस्टेंट होता है, इफ करंट इज कांस्टेंट। ये ज्यादातर सीरीज सर्किट में होता है ना। यानी सीरीज सर्किट में अगर तुम करंट कांस्टेंट कर दोगे, पावर उतनी ही ज्यादा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब सुनो, सीरीज सर्किट पावर उतनी ज्यादा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, 100, 10, 300, यानी इसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा पावर, यानी ये वाला बल्ब जो होगा सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन पैरेलल में उल्टा हो जाता है। अगर पैरेलल में देखो, यहां पोटेंशियल कांस्टेंट डेल्टा V इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर डेल्टा V कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी कम पावर, याद रखने बात। ठीक है, चलो ये बात बहुत कम लोग बताते हैं पर मैंने बता दी है, मतलब पूछते कम बच्चे हैं, पर एग्जाम में कभी हो सकता है अगर पेपर हल्का सा भी ऊपर नीचे आ जाता ना हार्ड, तो आ जाती है बात। ठीक है, चलो हीटिंग इफेक्ट चलो समझते हैं। तुम्हारे घर में हीटर होगा, सर्दी गर्मी जब भी तो हीटर होगा ना, तो हीटर पर हाथ सेकने का काम आता है। टोस्टर होगा, तो वहां पे एक ना एलिमेंट होता है अंदर, एक एलिमेंट होता है अंदर, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी, ऐसा कुछ ऐसा होता है। ये एलिमेंट ज्यादातर होता है एलोए का। किसका? एलोए, मिक्सिंग ऑफ मेटल नॉन मेटल, है ना, एलोए का होता है। एलोए की खास बात क्या होती है? इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ऑक्सीडाइज नहीं होते जल्दी से। तो देखो फायदा क्या है, मान लो तुमने इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीट बनेगी। हीट बनेगी तो पिघल सकते थे, पर ये पिघलते नहीं, इनकी खास बात है। पिघलेंगे भी नहीं तो हीट देंगे तुम्हें, गर्म कर देंगे भाई, है ना। एक क्वेश्चन भी आता है कि कोड तो तुम्हारा एलॉय नहीं होता पर एलिमेंट होता है एलॉय का। कोड बेसिकली वो तार है जिसके थ्रू करंट सप्लाई हो रहा है, तो वो कॉपर की होती है ना। लेकिन जो एलिमेंट है वो ज्यादातर एलॉय का होता है, नाइक्रोम का स्पेशली यूज करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद
तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक और नाम भी इसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इसका एक और नाम भी भैया क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली क्या बोला जूल बाबा ने कि भैया जब तुम किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट पास कराओगे तो उसमें हीट निकलेगी, और उसका फॉर्मूला बताया उन्होंने H = I²RT। ये एक और फॉर्मूला है H = V²/R×T। अब तुम बोलोगे ये कहां से है, बोलोगे ना, बोल दो भैया जल्दी कहां से है, सुनो तो जरा। क्या पावर के दो फॉर्मूले I²R और पावर का फॉर्मूला V²/R है। क्या वर्क का फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम, क्या वर्क की जगह एनर्जी बोल सकता हूं, वर्क उतना ही तो होगा जितनी एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। तो देखो पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, तो बोलोगे एच कहां से आ गया, अरे एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम यहां से आया फॉर्मूला। हाँ चलो, तो देखो ये मैंने बता भी दिया, अच्छा यहां पे लिख भी दिया लो भैया तुम्हारे लिए, हाँ छोड़े नहीं है कुछ भी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं बेसिकली, जो तुम्हारे घर में देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। पावर हम लेते हैं वोट, पावर की ऐसे यूनिट होती है वोट, और टाइम की होती है सेकंड, तब इसकी होती है जूल्स। अगर मैं वोट को ले लूं किलोवोट में और सेकंड को ले लूं मैं आवर्स में, तो ये 1 किलोवोट आवर को ही बोलते हैं 1 यूनिट। तुम्हारे घर में जो बिजली आती है तुम सुनते होगे कि 10 यूनिट का खर्चा, 5 यूनिट का खर्चा, देख लेना बिल के अंदर, इसको ही बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये देखो इसको ही बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में देखो, अरे यार मैंने दे दिया यार, मैं इसे पूछने वाला था तुमसे कमेंट सेक्शन में, चलो कमेंट सेक्शन में कुछ और पूछूंगा तुमसे, है ना। इसके बाद आ जाओ भैया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड साहब बैठे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने जैसी करंट पास कराया बराबर में रखा लोहे का कंपास, एकदम हिला, दिमाग खराब उनका, ये कैसे हिल गया भाई, कोई फोर्स है यहाँ पर। तो जब रिजल्ट चेक किया, एक्सपेरिमेंट को बार बार किया, तो पता चला यहां पर एक फोर्स है, कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भैया, अरे पापा आए घर पे एक दिन, मम्मी ने बोला इसका रिजल्ट आया देख लो, हमें तो कह रहा है कि पता नहीं बच्चों को पेपर हार्ड था, सबके नंबर कम आए, मुझे समझ में नहीं आती इसकी बात है, मम्मी ने ऐसे बोल दिया। पापा ने कहा सब बहाने, पापा काम पे से आए थे, मम्मी की गलती तो नहीं, मम्मी की आदत थी भाई ये, मम्मी ने वेट नहीं किया उनके खाना खाने का, थोड़ा आराम से बैठने का, तुरंत लाके समझ ये बात बोल दी कि देखो ऐसे ऐसे, और प्रॉमिस किया था बेटे से, मेरे से, कि टेंशन मत ले मैं संभाल लूंगी सब, पर क्या संभाला, पापा को आती गुस्से में, पापा पहले ही थे काम से थक के आए थे, ऊपर से पापा को ये और बोलती देख लो जी कैसे तुम्हारा बालक देखो क्या कर रहा है। तो पापा जिस कमरे में बैठे हैं, अगर तुम वहां गए तो क्या होगा, बताओ जरा, ये बताओ कमेंट में। अब पापा जिस कमरे में बैठे हैं, पापा के आसपास पापा की मार की फील्ड, पापा की फील्ड, तुम वहां कहीं भी गए तो तुम पिटोगे, बाहर भी पिट सकते हो, पर वहां स्पेशली पापा जहां बैठे उसके आसपास खतरा है, उसे बोल दिया पापा का फील्ड। ऐसे ही जहां मैग्नेट रखी होती है, क्या मैग्नेट के आसपास मैग्नेट का फील्ड, हाँ ना बोलो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, याद रखोगे, और मैग्नेट के अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, याद रखने बात, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लाइक पोल्स, नॉर्थ अगर मान लो एक और मैग्नेट ले आओ यहाँ पे, तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आ जाओ इसके बारे में, फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो ये मैग्नेट है, इसके आसपास क्या होंगी, फील्ड लाइंस होती है ना, फील्ड लाइंस। ज्यादा भीड़ मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी, कम भीड़ मतलब कम फील्ड लाइंस, मतलब कम फोर्स, ठीक है। इन लाइंस को, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, रियल में थोड़ी ना है, तो हमने बना दी अपने एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट कैसे करा होगा, एक मैग्नेट ली, पेपर रखा, ऊपर लोहे का चूरा डाला, तो लोहे का चूरा बिल्कुल ऐसी शेप में आ जाता है। दूसरा, ये फील्ड लाइंस बेसिकली होती है लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये बताती है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। मान लो यहां पर मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ये बताती है लाइंस। क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स कोई एक ही हो सकती है, टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, क्या आप यहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर एक इधर, क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, ये लिखा हुआ है देखो, कह रहा है क्लोज्ड कर्व। अच्छा पहली बात, क्लोज्ड कर्व बनते, क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है, बाहर तो होती है नॉर्थ टू साउथ और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, ये क्लोज्ड कर्व बनते, कैसे बनते हैं, क्लोज्ड कर्व, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इनको, क्लोज्ड कर्व्स। चलो, क्लोज्ड कर्व इमेजिनरी लाइंस बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर फॉर्म क्लोज्ड कर्व लाइन, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ, ये दो बातें याद रखना। इसके बाद नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बता दिया क्यों,
ठीक है। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस नियर द पोल्स इज मोर, पोल के पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो पता भी ज्यादा ही होती है। गला गया। क्यों? अब ये दो इस पॉइंट का रीजन, इसका टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती है। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल कहां है भैया? चलो अब देखो, और साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक नीडल रखी थी, करंट ऑन किया, नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। यहीं से पता चला उन्हें कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड है। 11th 12th में जाओगे, इसका भयंकर पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर, ठीक है। आज अब हमारे सिलेबस में ना 3 तरह की चीजें पढ़ते हैं क्या, एक पढ़ते हैं स्ट्रेट कंडक्टर, एक सर्कुलर कंडक्टर और तीसरा सोलेनॉइड। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब एक सीधी सी वायर है, इसमें करंट ये रहा फ्लो रहा है। मैंने एक शीट ली, ये शीट है मान लो, इसके बीच में से वायर निकाल दी, ऐसे मान लो ये शीट है, वायर निकाल दी, करंट फ्लो रहा है, यहाँ पे लोहे का चूरा डाला, तो यहाँ पे ना मैग्नेटिक पैटर्न बन गया। वो पैटर्न कैसा था? वो पैटर्न कैसा था? देखो ये वायर, ये यहाँ पे वो पैटर्न मुझे दिखाई दिया कुछ ऐसा, ऐसा गोल, देख रहे हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमने समझ लिया कि फील्ड लाइंस कैसी बन रही है, फील्ड लाइंस ये बन रही है। अब इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? ये वायर देखो ऊपर करंट और ये नीचे। इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है ये पता किया हमने राइट हैंड थंब रूल से। थंब ले जाओ करंट की डायरेक्शन में, थंब कैसी आ रही है देखो, थंब ले गए करंट की डायरेक्शन में अंदर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। करंट नीचे होगा तो देखो क्लॉकवाइज, देख रहे हो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर बात। ये स्ट्रेट कंडक्टर था, ये रहा देखो। अब यहाँ पे क्लॉक फेस रूल भी आया। क्या क्लॉक फेस रूल है बताऊंगा, पहले ये देख लो जरा। इसके बाद है सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर कंडक्टर कैसा दिखता है भैया? ये एक वायर है सर्कुलर, देखो ये रही है भैया, ऐसे नहीं, चलो ऐसे ले लो, ये रही एक वायर, ठीक है, ये रही एक वायर, ठीक है। अब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, मान लो ये रहा करंट, ये रहा करंट आई। तरीका बता रहा हूं, सुन लो भैया, सुन लो भैया। करंट देखो ये रहा, थंब देखो ये ना, क्या फील्ड लाइंस ऐसे, इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनती है तुम्हें इमेजिन करवाता हूं। एक वायर है मेरे पास वायर 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 वायर, मुझे एक वायर चाहिए थी तो काम बन जाता। चलो वायर नहीं है, चलो ऐसे मान लो ये उंगली है मेरी, वायर है, ये रही देखो, ये वायर है ना, ठीक है, ये गोल वायर है। फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? यहां ऐसे, हर एक छोटे छोटे पार्ट की इमेजिन करो, छोटा सा पार्ट, ये भी एक सर्कुलर कॉइल की तरह, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट करेगा, देखो ये, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। चलो और बताता हूं, और तरीके बताता हूं, और तरीके से बता सकता हूं। 3D में इमेजिन करो, ये वायर ऐसे ना करके तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे, ठीक है, करंट करंट, तो देखो फील्ड लाइंस बीच में, तो देखो ये फील्ड लाइंस, अब तो इमेजिन कर पाओगे, 3D में इमेजिन करोगे ना। हेरी फील्ड लाइन सब देखो जरा, ये वायर ऐसे रखी है, तो देखो हर एक छोटे पार्ट को ना एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह मानो, स्ट्रेट कंडक्टर, ये छोटा सा पार्ट स्ट्रेट कंडक्टर, तो ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर जब था उस पे ऐसे बन रही थी गोल, इस छोटे से पार्ट को स्ट्रेट कंडक्टर मानो, ऐसे गोल बनेगी फील्ड लाइंस। हाँ ना बोलो, ये वाली बात समझ में है ना। अब अगर मैं वायर को सामने से देख रहा हूं, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्या दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अपने पेपर पर एक बार ऐसे बनाओ एक गोल सर्कल, और उस पर ऐसे एरो बनाओ एंटी क्लॉकवाइज, बनाओ जरा, बताऊंगा अभी क्या क्यों बना रहा हूं, बताऊंगा, बनाओ जरा, पेपर में बनाओ, ऐसे बनाना कि पिछले अगले पेज पे छप जाए, ऐसे बनाना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, अब देखो ये गोल वायर है तो इसके फेस होते हैं, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है। क्या गोल वायर को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक ये फेस, एक ये फेस। तुम्हारे पेपर पे यहां छप गया होगा, देखो यहां एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर से देखोगे क्लॉकवाइज दिखेगा। यहां पर जब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये तो सर्कल, इसके कैसे पोल होंगे? तो ऐसे ही होते हैं, इसके फेस होते हैं। एक फेस ये रहा, यहां से देखूंगा एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोल, याद रखोगे, मतलब नॉर्थ पोल, यानी ये नॉर्थ पोल है। इधर से देखने पे तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, जरा देखो एरो को, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, मतलब साउथ पोल। ये क्या एंटी क्लॉकवाइज? तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल। अब ये पूरी मैग्नेट है ना,
और ये मैग्नेट का अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला है देखो ये, और ये अंदर वाला। मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेट, क्या फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ, ये फेस है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो फील्ड लाइंस ऐसा आनी चाहिए अंदर से, ऐसे साउथ टू नॉर्थ आनी चाहिए, साउथ टू नॉर्थ, हाँ ना बोलो, साउथ टू नॉर्थ, बोलो बोलो जल्दी। अब इसी वायर को मैं यहां बना रहा हूं, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये ऊपर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये बाहर वाला पार्ट है जो तुम्हें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये वाली साइड नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ये साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे ऐसे निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो देखो नहीं निकली, देख पा रहे हो भैया, हाँ ना बोलो। ऑल तो इतना डिटेल में करना नहीं, मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा बता दिया, इतना ज्यादा करना भी नहीं होता, ठीक है, याद रखोगे, हाँ ना बोलो। जरा देख लो फील्ड लाइन देखो कैसे बन रही है, ठीक है। अरे भैया ठीक है जल्दी बताओ, पहले देख लो साइड हो रहा हूं मैं, जल्दी देखो जल्दी, फिर बताता हूँ। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, देखो अब मिल गई वायर, देखो जरा, अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें, देखो कहाँ गया भाई, इस वाली वायर को देखो, ये सर्कुलर वायर है, क्या ये सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर, करंट है जा रहा हूं, तो ये वाली साइड जो तुम्हें दिख रही है यहां से, ये नॉर्थ पोल, इधर से देखने पे साउथ पोल, ये मतलब इसका। अब देखना फील्ड लाइंस कैसे बन रही है, बताता हूं फील्ड लाइन कैसे बन रही है, देखो भाई मैंने क्या बोला, अब ये नॉर्थ पोल दिख रही है यहां से, ये साउथ पोल, तो फील्ड लाइंस कैसे होगी, यहां से ऐसे ना, ऐसा आएगी बाहर, तो देखो ये देखो ये, तो यहाँ फील्ड लाइंस कैसे बनेगी देखो जरा, और एग्जांपल देखा तो, चलो इस पर आ जाओ, ये देखो देख रहे हो, देखो भैया देखो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहां से तो बाहर आ रही है यहाँ पे, है ना, और यहां अंदर, यहां से बाहर यहां अंदर घुस रही है, 3D में इमेजिन करना ऐसे, ये यहां से अंदर ऐसे बाहर जा रही है, ये मतलब है इसका। अब इसको क्या करेंगे हम, इसलिए साइड वायर्स को, वायर को ऐसे देख लेते हैं, इस तरह से, ऐसे ना देख के ऐसे देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये साइड नॉर्थ ये साइड साउथ, ये साइड साउथ है, इधर से आए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखो, साउथ ये अंदर जा रही है, अब ये बाहर की साइड है, बाहर की साइड देखो, अरे ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ साइड नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर साउथ टू नॉर्थ, ऐसा है ना, देखो इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो साउथ से देखो, साउथ से और यहां ऐसे देखो, साउथ से देखो ये रही, साउथ से गई और यहां नॉर्थ, बाहर निकल गई ना बाहर, देखो ऐसे फील्ड लाइन ऐसे बनती है, देखो ये रही फील्ड लाइंस, ये रही फील्ड लाइंस, ये मतलब हुआ। अब देखो मैंने अपनी तरीके से पूरा इमेजिन कराने के लिए तुम्हें पूरा लिख दिया। तो क्लॉक फेज रूल क्या कहता है, अगर करंट कभी भी क्लॉकवाइज है तो साउथ डायरेक्शन मान लेना, करंट नॉर्थ दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मान लेना, तो नॉर्थ मान लेना, ठीक है। चलो आ जाओ सोलेनोइड की बात करते हैं, ऐसी हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, ये भी मस्त कॉन्सेप्ट है। चलो मैं अपने हाथ पे कर लेता हूं, यह है सोलेनोइड, ये वायर दिख रही है नीचे जाती हुई, ये रही, ठीक है, ये वायर ये रही, ठीक है, करंट जा रहा है। अब ये वायर देखो यहां से गई और अंदर चली गई, अब तुम्हें दिख थोड़ा रही है, पीछे की साइड है, ये बाहर वाली साइड, देखो पीछे वाली साइड जो तुम्हें दिख नहीं, देखो ये देखो, ये पीछे वाली साइड थोड़ा ना दिख रही है तुम्हें, पीछे वाले, अब तुम्हें ये ऊपर वाली साइड दिखी और यहां से करंट आ रहा है ऐसे, अब तुम ऊपर वाली साइड दिखी करंट आ रहा है, फिर पीछे वाली साइड, फिर बाहर वाली साइड, फिर पीछे वाली साइड, फिर बाहर वाली साइड, ये दिख रहा है, बताओ करंट यहां से गया तो करंट यहां से बाहर आ रहा है, देखो इस पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है, फिर करंट अंदर गया, यहां से तो करंट अंदर जा रहा है, अंदर को लिखते हैं ऐसे क्रॉस से, करंट अंदर, और यहां से करंट बाहर आ रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इसको लिखते हैं डॉट से करंट, मतलब समझ में आया? यानी हर ऊपर वाले पॉइंट पे तो करंट बाहर आ रहा है और हर नीचे वाले पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है, तो इसको ऐसे बना देते हैं डायग्राम को, देखो करंट बाहर करंट अंदर, करंट बाहर करंट, यानी ये ऊपर वाली साइड है, देखो ये वाली, और ये नीचे वाली साइड है, पॉइंट समझ में? पहले बताओ, कई सारी सर्कुलर वायर को एक साथ रख दिया, बेसिकली यही तो है सोलेनोइड, एक सर्कुलर कॉइल, दूसरी सर्कुलर कॉइल, तीसरी सर्कुलर कॉइल, चौथी सबको मिला के एक साथ रख दिया, यही तो है सोलेनोइड, और क्या है ना। अब जरा देखो
यहां से करंट बाहर, यहां अंदर, करंट बाहर अंदर, ये कौन सी साइड है? क्लॉकवाइज। अरे देखो ना, ये ऐसे, यहां से तो करंट बाहर आ रहा है और यहां अंदर जा रहा है, करंट बाहर अंदर, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। मतलब इधर से देखने पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब ये साइड साउथ, इधर से देखने पे उल्टा दिखेगा मतलब ये नॉर्थ। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है? सही बात। और बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, हाँ ना। तो इसका फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये फील्ड बिल्कुल कैसा बन रहा है इसका, जरा देखो, इसका फील्ड बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा मैग्नेट, किसका? बार मैग्नेट का, ऐसा। देख रहे हो भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए बोलते हैं कि सोलेनोइड बिल्कुल कैसा दिखता है? बार मैग्नेट जैसा। तो सोलेनोइड और कुछ नहीं, स्प्रिंग की तरह वायर्स को बाउंड कर दो, इसी को हम सोलेनोइड बोलते हैं। अ कॉइल में मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनोइड। सिलेंडर की शेप में रख दिया, देखो, इसी को हम सोलेनोइड बोलते हैं। खत्म बात। अब देखो, जितना ज्यादा करंट होगा क्या उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड? हाँ। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे क्या उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड? हाँ। तो ये दो बातें इसकी ध्यान रखना। और एक और बात, अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अंदर क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अंदर याद रखना, सोलेनोइड में अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई। चलो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर में करंट है, ये रहा इसमें करंट, वायर है देखो, है ना, ये वायर, इसमें करंट है, ये रहा, यानी यहां पर क्या है? करंट। ठीक है, करंट है तो इस पे क्या लगती है? फोर्स। अगर करंट और यहां पे मैग्नेट भी है तो क्या लगती है? फोर्स। मान लो ये करंट, इसमें ए बी सी डी करंट है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये। ठीक है, यहां पे एक रूल आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत ध्यान से देखना। तुम्हारा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, थंब बताता है फोर्स कहां लगी, ठीक है, इंडेक्स फिंगर बताती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है, और मिडिल फिंगर बताती है करंट कहां है। ये क्या है तुम्हारा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट। अब देखो जरा, देखो तीनों परपेंडिकुलर रखने, पहले निकालो थंब ऐसे, फिर पहली उंगली ऐसे, और तीसरी उंगली सामने निकाल दो। ठीक है, देखो ये देख लो, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर। करंट कहां है? ऊपर। करंट ऊपर कर दो, देखो इसमें करंट, ए बी वाली साइड में करंट ऊपर, फील्ड उधर, थंब कहां रहा? अंदर। मतलब इस वाली साइड पे फोर्स कहां लगेगी? अंदर। इस वाली साइड पे फोर्स कहां लगेगी? अंदर। इस वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, करंट नीचे, फील्ड उधर, करंट नीचे, थंब कहां रहा? बाहर। इस पर फोर्स कहां लग रही है? डॉट लिखो, डॉट। डॉट का मतलब याद रखना बाहर, और क्रॉस का मतलब अंदर। छोटी सी बात याद रहेगी, यही है तुम्हारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस फ्लेमिंग्स रूल अलग से लिख दिया मैंने, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, याद रखना ये बात। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फोर्स कहां लगेगी इलेक्ट्रॉन पे? जरा बताओ, ट्राई करें। तो बता, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है करंट उसके ऑपोजिट होता है, करंट इधर है, आई, करंट इधर है, आ जाओ, पूरा खुद घूम जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, अंदर, करंट किधर? उधर। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट उधर, थंब कहां रहा है? नीचे, तो इस पर फोर्स लगती है नीचे। ये बात याद रखी जाएगी भैया। हाँ बोलो। ऑल्टरनेटिंग करंट वही है भाई जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, यानी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती इसमें, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होते हैं, है ना, समझे, पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स होते हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है किसकी? डायरेक्शन ऑफ करंट की, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में एक होती है लाइव वायर जो लाल कलर से होती है, ग्रीन वायर जो ग्रीन कलर से होती है, अर्थ वायर, है ना, न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर से होती है। यहां पर पोटेंशियल होता है 220, वहां मान लो 0 मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में सप्लाई चलती है। ग्रीन वायर तुम लगाते इसलिए, अर्थ वायर जो होती है, कुछ अप्लायंसेस जैसे तुम्हारा प्रेस वगैरह हो गया, आयरन, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी उनके
अंदर जो वायर होती है वो टच हो जाती है उनके मेटल सरफेस से, तो करंट मेटल में कभी भी अंदर चार्ज नहीं रहता, तो मेटल के बाहर आ जाता है। हाँ, मेटल के बाहर आ जाता है। उस एक्सेस चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज को ये तीसरी वायर जो तुम्हारी अर्थ वायर है, ये लेके कहां जाती है? अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो सारा चार्ज वहां चला जाता है। तुमने देखा होगा तीसरी, इसमें होती है अर्थ वायर, याद रखना। छोटे छोटे जो चीज होती है जैसे मोबाइल का चार्जर, उनके लिए तीसरा होता भी नहीं है, ये बड़े बड़े अप्लायंसेस के लिए होता है। तुमने देखा होगा एसी, फ्रिज, प्रेस। हाँ, ये सर्किट है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? जब तुम चाहते हो, तुमने एक ही वायर से जो झेल नहीं सकती उसमें टीवी, एसी सब डाल दिया, तो वो वायर इतना करंट झेल ही नहीं पाएगी, वो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगी बिट जो सप्लाई है, पर इतना करंट वो वायर झेल ही नहीं सकती, तो ओवरलोड हो जाता है, वायर जल जाती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? मान लो ये तुम्हारी लाइव वायर है और ये न्यूट्रल है, बीच में पता है ना बहुत सारी चीज होती है, मान लो टीवी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ पर सब चीज है ना, ये होता है। कभी क्या हुआ, ये दोनों आपस में टच हो गई, तो करंट जो इतनी सारी चीजों के पास जा रहा था वो वहां ना जाके सीधा यहां से चला जाता है, कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से। इतना भयंकर करंट ये न्यूट्रल वायर झेल नहीं पाती। शॉर्ट सर्किट, सर्किट शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, करंट सारा यहां से भाग जाता है, तो वायर जल जाती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। फ्यूज क्या होता है? पहले जमाने में, अब नहीं, अब एमसीबी यूज करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था? फ्यूज यूज करते थे। फ्यूज यूज करने का मतलब क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक मीटर के पास लगता था, करंट मान लो कभी बहुत ज्यादा आया, तो फ्यूज के अंदर एक वायर होती थी, वो एक लिमिट तक ही करंट झेल पाती है, जितना तुम्हारे अंदर के लिए सेफ हो। उससे ज्यादा करंट आया तो यहाँ पे वायर पिघल के टूट जाती थी, तो ये अंदर करंट जाने नहीं देगी, है ना, तो ये वहीं टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। पर इसका नुकसान क्या, एक बार खराब तो एक फ्यूज खराब, अब तुम्हें नया फ्यूज लाना पड़ेगा। तो अब उसकी जगह हम यूज करते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, ये यूज होती थी हीटिंग इफेक्ट पर, अब एमसीबी यूज होती है मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, मैंने सोचा अब तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं भाई, रो। ठीक है, फॉर्मूले देख लो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये वाला फॉर्मूला रहने दो, है ना, ये वाला फॉर्मूला रहने दो, ये फॉर्मूले रहने दो मैग्निफिकेशन के, ये इतने काम के नहीं है ना। ठीक है, देख लो ये सारे फॉर्मूले, तुम्हें एक फॉर्मूला शीट भी दे दी, मैंने सोचा भाई इतना कर रहे हैं तो सारी ये भी एक्स्ट्रा चीज कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये फॉर्मूला शीट भी भाई कुछ फॉर्मूलाज की तुम्हारे लिए, बस गला तुम्हारे एटीपीआई का गया। अभी मैं इसलिए तुम्हें बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था भाई, मेरे गले में वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था, वरना तो मैं पता रेगुलर बनाता हूँ तुम्हारे लिए। पर मैंने सोचा अब लास्ट एक एग्जाम आने वाला है तुम्हारा, जाते जाते तुम लोगों से एक लास्ट बार मिलता जाऊँ। प्लीज मेहनत करना, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आसपास की डिमोटिवेशन लोग बहुत सारी लेके आएंगे ना, उनसे सबसे दूर रहना। ठीक है, तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम खुद, कि तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। डिमोटिवेशन बहुत सारे आएंगे, उन सब से दूर रहो। पॉजिटिविटी जितनी रख सकते हो अपने पास उतनी रखो पॉजिटिविटी। ठीक है, हिम्मत मत हारना, मुझे तुम पे पूरा 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 मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम लोग लाइफ में पक्का उखाड़ोगे। जो बच्चे इस वीडियो में अब तक रुके हैं उनकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, कमेंट में जरूर करके बताना एटी भैया अच्छा लगा मिलके, अब 11th में मिलना होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। ठीक है, भरोसा मत खोना बस खुद पे ना, मुझे भरोसा है क्योंकि तुम वीडियो में अब तक रहोगे, दैट मींस यू आर कंप्लीटली सीरियस और तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मैं जानता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो, बस इतना ही काफी है। बाय बाय। ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, मैंने बताया था इस वाले टेलीग्राम पर जो स्टार्टिंग में दिया था ना, वहीं पे तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए तो अच्छा चलता हूँ दुआओं में, याद जरूर रखना है ना।